तो चैप्टर 2 में इंट्रोडक्शन में एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रखा है कि क्या क्या चेंज आए, वो हमने डिस्कस कर ली कि डेड को बरी करने का पैटर्न भी चेंज हुआ, उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लगाने शुरू कर दिए जिसको हम मेगालिथ बोलते, राइट। फिर उसके बाद और भी ट्रेंड आते हैं, नए स्टेट आते हैं, नए एम्पायर आते हैं, प्रॉपर किंग्स एमर्ज होते हैं, राइट। इससे पहले तो कोई ऐसे किंग नहीं थे ना, इससे पहले वाले चैप्टर में हड़प्पा में हमें पता ही नहीं कि राजा थे कि नहीं, राइट। फिर हमने स्टार्ट किया था प्रिंसेप एंड पियादसी। तो जेम्स प्रिंसेप का नाम जहां भी आता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम अशोका की बात कर रहे हैं। अशोका जिनको मैक्सिमम इंस्क्रिप्शंस में पियादसी बोला गया। अब जेम्स प्रिंसेप अशोका से कैसे रिलेटेड हैं तो हमने डिस्कस किया था। ही इज द वन जिन्होंने अशोका के मैसेजेस जिस लैंग्वेज में लिखे, जिस स्क्रिप्ट में लिखे हैं उसको डेसिफर किया, राइट। एपिग्राफी डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, कई बार हमसे सीधा डेफिनेशन पूछ लेते हैं, राइट। हमने पिछली बार इसको कवर किया था कि एपिग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है, जब कोई मैसेज हम किसी सॉलिड जगह पे लिखवा देते, सॉलिड मतलब रॉक पे लिखवाया, मेटल पे लिखवाया, उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। फिर हमें समझ में आया कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस पढ़ के अभी तक हम हड़प्पा की बात कर रहे थे जहां पे जो लिखी हुई चीजें थी वो हमें समझ नहीं आ, क्या लिख रखा, जो मिला है वो फ्रेगमेंटेड है, राइट। हमने अंदाजा लगाया कि किचन में मिला है ना तो भाई पक्का खाना वाना बनाने में यूज करते हैं। अभी क्या हुआ, अभी एक फिनोमिनल चेंज है। क्या चेंज आता है कि हमें वो लैंग्वेज समझ में आ गई, और जैसे ही हमें लैंग्वेज समझ में आई कि भाई क्या लिखा है, हमने उसको समझना शुरू किया, तो हमने जो हमें मिला, जो रिमेन्स हमें मिले, हमने उससे रिलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। कहीं टेक्स्ट में लिखा था कि ये जो महल है ये अशोका ने अपने बच्चे के लिए बनवाया, और फिर हमें महल मिल गया, तो हमें समझ में आ गया कि हाँ दिस इज द प्लेस दे वर टॉकिंग अबाउट, राइट। फिर हमने पढ़ा 16 महाजनपद के बारे। हमने पढ़ा कि जहां पे आदमी का पैर पड़ता है, जनपद, उसको कहते हैं टेरिटरी, क्योंकि पहले सारी जगह जो है वो जंगल जंगल होते थे। तो जहां पे आप पहुंच गए, आप जा पाए, असेसेबल हुआ, तो मतलब वो जगह जो है वो क्लियर कर रखी है आपने, वो रहने लायक है, वो खेती करने लायक है, तो उसे हमने जनपद बोला। और जब वो जनपद बड़े हो गए, बड़े इन द सेंस उनका एरिया बड़ा हो गया, उनकी पार बड़ी हो गई, वो स्ट्रांग, तो हमने उन्हें बोला महाजनपद। तो क्वेश्चन जो बहुत ही इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कितने महाजनपद, तो अभी देखने में लगता है कि 16 थे, हमें ऐसा हम ध्यान भी नहीं देते हैं पढ़ते, पर जब ऑप्शंस के साथ जब हम पूछते हैं, पूछा जाता है, तो हमें रिकॉल करना वो टफ हो सकता है। इवन स्टेटमेंट में भी इसको ऐड किया जा सकता है कि देयर वर 16 महाजन, राइट। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कैसे कॉइन्स वगैरह डेवलप हुए, बड़े बड़े स्टेट बने, कैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म आए, राइट। फिर हमने जनपद के नाम पढ़े। फिर हमने देखा कि मैक्सिमम जो महाजनपद थे ना, उनका हेड जो है एक राजा होता था, पर कुछ महाजनपद थे जहां पे अ ग्रुप ऑफ पीपल यूज्ड टू रूल, ओलिगार्की, रिपब्लिक्स होते थे, राइट। कि सब मिलके डिसाइड करें कि इंडिविजुअली तो हम छोटे छोटे हैं, तो हम सब मिल जाते हैं और मिलके हम रूल करेंगे, राइट। तो देखो जनपद, द लैंड वेयर अ जन सेट्स इट्स फुट और सेटल्स, राइट। फिर ये जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज का है, तो प्राकृत और संस्कृत। अगेन अगर मैं इन दोनों का स्टेटमेंट बना दूं, जनपद का डेफिनेशन और वर्ड, अब डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल, आपने पढ़ी, पर जनपद जो टर्म है उसका ओरिजिन क्या है, तो आपका एक क्वेश्चन आपको टफ लगने लग जाएगा, है ना। तो प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में जनपद शब्द यूज कर। फिर हमने पढ़ा कि इनकी कैपिटल सिटीज होती थी, बड़े बड़े सिटीज होते थे जो इन जनपद की कैपिटल होती थी, और ये मैप था, राइट। ओलिगार्की हमने पढ़ लिया, पढ़ा था ओलिगार्की क्या होता है, आर्की मतलब गवर्नमेंट, ओलिग मतलब जब इट इज शेयर्ड, तो जब पार को लोग शेयर करके जब रूल करते हैं वो ओलिगार्की होता है, मल्टीपल हेड्स होते हैं, राइट।
जो रूलर्स हैं वो टैक्स इकट्ठा करते थे और उनको उनके लिए ये अलाउड था कि आप साइड वाले देश में जाएं और रेड मार के और वहां से जो मिल रहा है आपको ले आए, तो वो भी एक लेजिटिमेट मीन। तो जब ये रेडिंग और ये सब चला, रेड वाला कॉन्सेप्ट चला, तो तभी हमें समझ में आया कि वी नीड एन आर्मी, कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है। पहले आर्मी कैसे होती थी कि यूजुअल सिविलियंस होते थे और लड़ाई होती तो वही अपना हथियार लेके लड़ने के लिए पहुंच जाते थे। पर जैसे जैसे हमने ग्रो किया तो वी रियलाइज कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें डेडिकेटेड एक आर्मी चाहिए, है ना। तो ये चेंज आता है। फिर हमने पढ़ा मगध के बारे में, पढ़ा कि मगध क्यों स्ट्रॉन्ग था। तो हमने पढ़ा था कि उसके पास फॉरेस्ट थे तो एलिफेंट की सप्लाई थी, है ना। उसके पास माइंस थी, मिनरल्स थे, तो मिनरल से आयरन था उसके पास। उसकी सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल थी। तो फर्टाइल सॉइल मतलब ज्यादा अनाज मतलब यू कैन सस्टेन अ लॉट ऑफ पीपल। तो जो पॉपुलेशन आज बर्डन है वो पॉपुलेशन उस टाइम पे एक रिसोर्स थी, क्योंकि इस लेवल तक पॉपुलेशन नहीं पहुंची। तो ज्यादा पॉपुलेशन मतलब मोर हैंड्स टू प्रोड्यूस फूड, मोर पीपल इन आर्मी, राइट। तो ज्यादा खाना उगा रहे हैं तो वो देश भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ये सब हमने पढ़ा था, जैन और बुद्धिस्ट राइटर्स के बारे में पढ़ा था। और फिर पाटलिपुत्र, पटना कैपिटल, राइट। तो यहां से हमें शुरू करना है ना, जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। या इससे पहले हमने छोड़ा था, एनी आइडिया? आई गेस ये हमने पढ़ लिया था, है ना। तो चलो अब हम बात करते हैं लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स। तो ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं, हमें अशोका के मैसेज मिले, हमने अशोका के मैसेज पढ़े, राइट। तो स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किया। तो पहला क्वेश्चन आता है, अशोका ने अपने जो मैसेज है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे। हमें पता है कि वैदिक टाइम्स में लैंग्वेज जो है वो संस्कृत होती। फिर हमने पढ़ा कि बुद्धिस्ट और जैन लोग जो हैं वो संस्कृत का एक तरह से बायकाट सा ही करते थे। वो उस लैंग्वेज में अपने सरमन्स देते थे जो लैंग्वेज लोकल पर्सन, कॉमन पर्सन को समझ में आती। ऐसा होता है ना बहुत बार कि फंक्शन होता है स्कूल में और वो ग्रैंड पेरेंट्स को इनवाइट कर लेते हैं, और फिर आप देखते हैं कि जो टीचर्स हैं स्कूल के, जो प्रिंसिपल है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आइडली तो मतलब हमारी जो लैंग्वेज है या हमारे दादा दादी की लैंग्वेज है, हमारे पेरेंट्स की भी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो हमने जिन्हें इनवाइट किया है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए ना कि उन्हें हमारी भाषा समझ में आए, उन्हें हमारी लैंग्वेज समझ में आए, है ना। तो वैदिक टाइम में क्या होता था कि जो धर्म, कर्मकांड, रिचुअल्स, प्रीचिंग, ये सब संस्कृत में होती थी। संस्कृत कॉमन मैन की लैंग्वेज नहीं थी, राइट। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म ने क्या किया था, उन्होंने नॉर्मल कॉमन आदमी की भाषा में प्रीच करना शुरू किया था, जो लैंग्वेज थी पाली और प्राकृत। तो जब हम अशोका की इंस्क्रिप्शन देखते हैं, अशोका ने जो अपने मैसेज हैं वो जनरल पब्लिक के लिए लिखवाए थे। अब आप लोगों के लिए कोई मैसेज है और मैं यहाँ फ्रेंच में लिख दूं, या मैं इस बुक को फ्रेंच में ट्रांसलेट करके पढ़ाने लग जाऊं, क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ। तो जिसके लिए आपका मैसेज है वो उसी की लैंग्वेज में होना चाहिए। अशोका को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती थी। तो इसीलिए जब हम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस दे वर इन प्राकृत लैंग्वेज, कॉमन मैन की जो भाषा, ठीक है, वो पाली और प्राकृत। तो अब जब वो नॉर्थ वेस्ट में अशोका का एम्पायर चला जाता है, जहां पे ग्रीक इन्फ्लुएंस था, नॉर्थ वेस्ट बहुत ऐसा दूर जाके उधर जो अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान है ना, वहां पे ग्रीक इन्फ्लुएंस होता था, राइट। तो वहां पे उनकी जो इंस्क्रिप्शन होती थी वो अरेमिक और ग्रीक में, मतलब ही मेड श्योर कि लोगों को उनकी जो लैंग्वेज है वो समझ में आए। मैक्सिमम जो प्राकृत इंस्क्रिप्शंस थी दे वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होता है किसी भी लैंग्वेज को लिखने का तरीका, है ना। जैसे हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, पंजाबी को गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है ना। तो उन्होंने जो ये लिखा था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा, और जेम्स प्रिंसेप ने जिसको समझा वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की। तो जब उन्होंने वो लिखने का तरीका समझा कि अच्छा इस लैंग्वेज में इसको ऐसा लिखते हैं,
ए ऐसे होता है, बी ऐसे होता है, तो उनको फिर वो पूरी लैंग्वेज जो है, पूरी इंस्क्रिप्शन जो है वो समझ में आ गई थी। नॉर्थ वेस्ट में कुछ ऐसी इंस्क्रिप्शन थी जो खारोश्ती स्क्रिप्ट में लिखी गई। अगेन अशोका के मैसेज जो है वो मासेस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए थे, तो उन्होंने एश्योर किया। अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट अफगानिस्तान में यूज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृत लैंग्वेज में थी। नॉर्थ वेस्ट यहां की बात करें तो अरेमिक और ग्रीक में थी, राइट। सबसे कॉमन स्क्रिप्ट कौन सी यूज की थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की थी, राइट। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे मगध ग्रो कर रहा, तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है कि मगध जो है, जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे जो पावरफुल है वो मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद में बहुत सारी डायनेस्टीज हुई थी। तो पहले हरियांका डायनेस्टी थी, फिर शेषुनाग डायनेस्टी थी, फिर नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के बाद आती है मौर्यन डायनेस्टी, राइट। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो ग्रोथ ऑफ मगध है, मतलब मगध ग्रो करता गया और अल्टीमेटली क्या हुआ, मौर्यन एम्पायर का ओरिजिन होता। फिर नेक्स्ट लाइन में वो हमें बता रहे हैं कि मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये हम याद रखें। यहां पे चंद्रगुप्त जो है ये हमें कंफ्यूज करता है गुप्ता राजाओं से, वहां पे भी चंद्रगुप्त जो राजा होते थे, क्लियर है, पर ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द एम्पायर। अब ये इतना बड़ा एम्पायर है कि आपको ये डेट याद, क्लियर है। अप्रॉक्स जो हमारा जो अंदाजा है, जो हमने देख के पढ़ा है, समझा है, दैट इज 321 बीसी में मौर्यन एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट होती है। अब मौर्यन एम्पायर इतना ग्रो कर गया कि वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक पहुंच गया, राइट। पर उन्होंने कितना भी ग्रो किया हो, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे बिंदुसार वो कलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाए। कलिंग है प्रेजेंट डे उड़ीसा, एंड कलिंग वाज कंट्रोल्ड बाय अशोका। क्लियर है। फाइंडिंग अबाउट द मौर्यास, तो अब ये बता रहे हैं कि मौर्यन हिस्ट्री का हमें कैसे पता। तो ये कॉमन सेंस है। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि चीजें मिली हड़प्पा में, हमें पता लग गया हड़प्पा कैसे। इंडस में हमें बुक्स मिली तो हमें पता लग गया कि कैसी थी इंडस सिविलाइजेशन। अब यहां पे आप देखेंगे कि आपको बिल्डिंग्स भी मिलेगी, ज्यादा नहीं पर कुछ एक्सटेंट तक। ज्यादा इसलिए नहीं मिलती है कि हमारा जो वेदर है वो बहुत ह्यूमिड वेदर है, और वो बिल्डिंग्स और वो लकड़ी में बनाते थे, ठीक है। आप देखेंगे कि अशोका से पहले जो सारी चीजें जो बनती थी, बिल्डिंग्स वगैरह, वो वुड की बनती थी। इसीलिए कहते हैं कि अशोका इज द फर्स्ट एम्परर टू थिंक इन स्टोन। स्टोन और लकड़ी से स्टोन का ट्रांजिशन जो है वो अशोका के एम्पायर में देखने को मिलता है, राइट। तो अशोका, मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें कैसे पता लगता है? तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मतलब मटेरियल जो मिला, कोई मूर्ति मिली, कोई बिल्डिंग मिला, राइट, स्पेशली स्कल्पचर्स, उसके बाद ये पहला सोर्स। फिर आता है कंटेम्पररी वर्क्स, उस जमाने की किताबें, जैसे मेगास्थेनीज की बुक थी इंडिका। और फिर हमें पता लगता है मेगास्थेनीज कौन थे? ग्रीक एम्बिस्ट। किसके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर ये फ्रेगमेंट्स में बची हुई है, ये पूरी नहीं बची हुई। दूसरा सोर्स क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसको हम मानते हैं कि कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र लिखा। पर ये स्टेटमेंट पढ़ो, अर्थशास्त्र पार्ट्स ऑफ व्हिच वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य। तो पार्ट्स, तो कभी अगर हमें स्टेटमेंट में दे दें कि पार्ट्स ऑफ अर्थशास्त्र वर कंपोज्ड बाय कौटिल्य, तो हमें ये नहीं सोचना है कि पार्ट्स क्यों लिखा है, ये तो गलत है। पूरी बुक उन्होंने कंपोज की, ठीक है। आई एम नॉट कमेंटिंग पूरी की है कि नहीं की, मैं बस ये लाइन आपके लिए हाईलाइट कर रही हूं, पार्ट्स ऑफ विच आर वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चाणक्य। तो हम इसको ध्यान रखें। चाणक्य
हु चाणक्य, मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त से रिलेटेड 3 बातें हमने याद की हैं। एक तो ही वाज द फाउंडर, दूसरा मेगास्थेनीज उनकी कोर्ट में थे, और तीसरा कौटिल्य उनके मिनिस्टर। राइट। अब उसके बाद और हमें कहां से पता लगा? तो और सोर्स है बुद्धिस्ट एंड पुराणिक जो लिटरेचर है वो हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में बताती है। ठीक है, लेटर बुद्धिस्ट, जैन एंड पुराणिक लिटरेचर, और कुछ संस्कृत की बुक भी। ठीक है, जैसे विशाखा दत्ता की एक बुक थी मुद्रा राक्षसा, वो हमें पूरा बताती है कि कैसे चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी के राजाओं को ओवरथ्रो किया। तो ये बुक आपको याद रखनी है। राइट। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। तो मैं पूछ सकती हूँ कि सबसे वैल्यूएबल सोर्स कौन सा है, या मैं ये स्टेटमेंट ही उठा के दे दूं, है ना, कि सबसे वैल्यूएबल सोर्स कौन सा? तो एनसीईआरटी कहती है कि मौर्यंस के बारे में जो वैल्यू, क्या कैसी वैल्यू होगी, इसमें क्या वैल्यू होगी? महंगा नहीं, जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो वैल्यूएबल है आर्कियोलॉजी। राइट। तो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो सारे सोर्सेज में वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल। राइट। तो इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि ये जो मौर्यन डायनेस्टी है, जैसे सारे महाजनपद में मगध सबसे स्ट्रॉन्ग, मगध में जो 4th नंबर पे डायनेस्टी आती है वो मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमें पता कैसे लगा? तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमें पता लगता है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, जैसे मूर्तियां। राइट। फिर हमें पता लगता है मेगास्थेनीज की इंडिका से, फिर हमें पता लगता है कौटिल्य की अर्थशास्त्र से, और यहां हमें याद आ गया कि एनसीईआरटी में लिखा है कि कुछ पार्ट प्रोबेबली कौटिल्य ने लिखा। राइट। फिर हमें पता लगता है बुद्धिस्ट, जैन, पुराणिक लिटरेचर से, कुछ संस्कृत की भी किताबें हैं, जहां मैंने आपको एग्जाम्पल दिया विशाखा दत्ता की मुद्रा राक्षसा। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स, अशोकास इंस्क्रिप्शन। हो गया आपका पैराग्राफ, है ना? इसको क्या बताया है? मोस्ट वैल्यूएबल बताया। तो ये हमारा टेक अवे है इस पैराग्राफ से। ओके, तो आप चाहे तो आप साइड में भी लिख सकते हैं कि जब आप रिवाइज करें तो आपको पूरी बुक ना पढ़नी। राइट। तो अब अशोका की इंस्क्रिप्शंस की बात आई तो वी नीड टू एक्सप्लेन। तो अशोका वाज द फर्स्ट रूलर। ऐसा पहले कभी इंडिया में नहीं हुआ था कि अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी प्रजा के लिए किसी राजा ने मैसेजेस जो हैं वो पत्थर पे लिखवाए। दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस, ऐसा पहली बार। याद करके देखो, कई बार आप बिल्डिंग्स में जाते हैं तो वहां पे एक पत्थर लिखा होता है, उसमें रखा होता है, उसमें लिखा होता है कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन ऐसे ऐसे इस पर्सन ने किया, या इसने ये चीज डोनेट की। ऐसे से मैसेज होते थे। ठीक है, वो उसको हम अशोकन इंस्क्रिप्शंस बोलते। वो हर जगह पे होते थे। जैसे सोचो कि डी पार्क इतना बिजी है तो डी पार्क पे एक पिलर लग जाएगा और वहां पे वो मैसेज इंस्क्राइब करते। तो ही मेड श्योर कि आते जाते लोगों की नजर उस पे पड़े, कि मैं बार बार आपको बोल रही हूं कि जानवरों को नहीं मारना, जानवरों को नहीं मारना, मीट नहीं खाना, तो समवेयर वो आपको इंपैक्ट करेगा। तो ये अशोका की साइकोलॉजी थी, और ऐसा पहले मतलब किसने शुरू किया था? अशोका ने शुरू किया। राइट। तो किस पे किया? कभी तो होता था कि नेचुरली कोई पहाड़ है, उसकी बड़ी प्यारी सी स्मूथ सी रॉक है, तो उसके ऊपर कराते नेचुरल रॉक, या फिर वो पिलर्स लगवा देते थे। ठीक है, अपने आप मतलब एक पिलर बनवाया, उठा के लाए, वहां पे लगवा दिया। राइट। क्या क्या मैसेज थे? तो वही एथिकल चीजें। क्या एथिक्स होते हैं? एल्डर्स के रिस्पेक्ट करो, आपस में लड़ाई मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, है ना? तो सारे जो गुड मैसेजेस हैं, तो इस सब को हम कहते थे अशोकास धमा। राइट। वैसे हमने कर लिया था, मुझे यहाँ ब्राह्मण्स वाला ही देख कर आया, ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, ब्राह्मण्स को खाना दो, है ना? तो ये सब उन्होंने इस पे लिखवाया था।
तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ये चीजें कभी भी आपके नोट्स में नहीं होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर आता है एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर। तो अभी हमने पढ़ा कि इतना बड़ा एम्पायर था, अफगानिस्तान तक एम्पायर गया हुआ था, और ऐसा तो था नहीं कि तब एरोप्लेन होते थे, ट्रेन होती थी कि आप बैठे और आप 2 घंटे में 3 घंटे में आप पहुंचे, राइट। तो कम्युनिकेशन मेंटेन रखना वाज वेरी टफ। तो इसीलिए जरूरी था कि हम एक कुछ थोड़े ही हिस्से को राजा जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल करे, जहां पे वो फटाफट जा सकता है ना। तो ऐसा ही होता था, एक ही थोड़ा सा पार्ट होता था जिसको डायरेक्ट एडमिनिस्टर किया जाता था, बाकी जगह पे उनके मिनिस्टर्स, या जैसे एक तरीका था कि जैसे किसी राजा के 4-5 बच्चे हैं तो सबसे बड़े को राजा बना देंगे और बाकियों को गवर्नर बना देंगे प्रोविंसेस का, ठीक है। तो फिर उसमें चांसेस होते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से कैरी होगी, राइट। देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन एम्पायर। कैपिटल पाटलिपुत्र, ये नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पाटलिपुत्र में मेजर जो सेंटर, मगध में मेजर सेंटर कैपिटल पाटलिपुत्र। फिर इधर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। इधर पाटलिपुत्र, ये तक्षशिला, ये उज्जैनी, ठीक है, ये सुवर्णगिरी, और इधर है तोसी, और ईस्ट साइड पे है तोसी, ठीक है। तो पैरा की बजाय अगर ऐसे मैप में याद करेंगे तो आपको जल्दी याद। उज्जैनी स्पेशल क्योंकि जब अशोका के पापा रूल कर रहे थे बिंदुसार, तो उन्होंने उज्जैन में एक रिवोल्ट हुआ था, उसको सप्रेस करने के लिए अशोका को भेजा, ठीक है। तो राजा बनने से पहले अशोका जो है वो उज्जैनी के गवर्नर, वेस्टर्न प्रोविंस के गवर्नर, ये वेस्टर्न, ये नॉर्दर्न, ये साउदर्न, राइट, ये ईस्टर्न, और पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल सेंट्रल, राइट। तो अगर हम ये सारी इंस्क्रिप्शंस देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई सेम सा मैसेज ही हर जगह पे कॉपी करा रखा है। कहां पे? हर जगह पे, मतलब पूरे एक्सटेंट पे हर जगह पे सेम मैसेज है। तो क्या एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राइट। तो हिस्टोरियंस ने धीरे धीरे जब इसको पढ़ा तो दे रियलाइज्ड कि वही जो हमने अभी डिस्कस किया, हो ही नहीं सकता इतनी बड़ी जगह पे एक ही आदमी रूल कर, राइट। द रीजंस इंक्लूडेड विद एन एम्पायर वर टू डाइवर्स। बहुत डाइवर्स रीजन थे। जो पाटलिपुत्र है वैसा तक्षशिला नहीं था, ज्योग्राफी अलग थी, लोग अलग थे, डिस्टेंस बहुत सारा, राइट। तो इसीलिए हो सकता है कि कैपिटल के आसपास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत स्ट्रांग हो और बाकी जगह पे इनडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है, कि आप रूल करें, कोई अगर काम होगा तो हम आपको बता दें, राइट। प्रोविंशियल सेंटर्स, और ये सेंटर्स थे उनको केयरफुली चूज किया गया था। जैसे ट्रेड रूट पे कोई शहर है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुवर्णागिरी साउथ इंडिया में साउंड्स लाइक वहां पे गोल्ड मिलता होगा पक्का, तो दीज सेंटर्स वर वेरी केयरफुली चूज। तक्षशिला और उज्जैनी जो है वो ट्रेड रूट पे, ट्रेड तो कमाई का जरिया था, टोल लेते थे उससे, राइट, और टोल भी लेते थे और चीजें भी आप मतलब सर्कुलेशन में डाल सकते हैं, आप अपनी चीजें आप बेच सकते हैं, राइट। ये स्वर्णागिरी, गिरी मतलब पहाड़, स्वर्ण मतलब सोना, तो सोने का पहाड़, द गोल्डन माउंटेन, राइट। इट वाज पॉसिबली इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटक, राइट। तो सेंटर ऐसे ही नहीं बना रखे थे, ऐसे रैंडम नहीं बनाए थे, दीज प्लेसेस वर वेरी स्पेशल, राइट। तो कम्युनिकेशन कैसे था? तो लैंड और रिवर रूट से होता। पाटलिपुत्र 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे है, गंगा और सूर्य। तो रिवर के कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्होंने बहुत यूज किया था। हाँ, मतलब अगर आप पाटलिपुत्र से तक्षशिला जाओगे तो बहुत टाइम लग सकता था। तो अगर हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, अगर अटैक हो जाता है तक्षशिला पे तो पाटलिपुत्र से तो आर्मी कभी नहीं पहुंच सकती, तो जरूरी था कि उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दी जाए, राइट। तो यहां से हमें समझ में आता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूनिफाइड नहीं थी, राइट, पार्ट्स जो है वो शेयर कर रखी। मेगास्थेनीज जो है वो मेंशन करते हैं कि 6 सब कमेटी होती थी मिलिट्री की, मिलिट्री एक्टिविटी की 6 सब कमेटी होती थी,
एक नेवी का ध्यान रखती थी, दूसरी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, तीसरी फुट सोल्जर्स, चौथी जो है वो हॉर्सेस का, और फिफ्थ जो है वो ये शैरियट्स का, और सिक्स जो है वो एलिफेंट्स का। द एक्टिविटीज ऑफ सेकेंड सब कमिटी कौन सी? ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस। बहुत सारी एक्टिविटीज करती थी, रिक्रूटमेंट और सब वो देखती थी, राइट। खाना कैसे जाएगा लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए खाना, हमने पढ़ा है कि एलिफेंट्स होते, राइट। तो एलिफेंट के लिए खाना, तो प्रोविजन करना इज वेरी टफ, राइट। सर्वेंट्स को लेके जाना है, आर्टिसंस को लेके जाना है, तो ये इतने काम करती थी। तो बेसिकली मतलब इतना बड़ा एम्पायर अगर टूट ना जाए, मतलब कहीं टूट ना जाए, राइट। अब एक ही आदमी तो रूल नहीं कर सकता, पावर शेयर करनी थी। तो अशोका की स्ट्रेटेजी क्या थी? फॉर कीपिंग हिज एम्पायर टुगेदर, उसको एक साथ रखने के लिए ही प्रोपेगेटेड धमा। अब यहाँ पे कोई बहुत वैल्यूएबल चीज रखी है और आप सब उसको एक्सेस कर सकते, और मुझे पता है कि मैं अकेली उस चीज का ध्यान नहीं रख पाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हें ऐसा मैसेज बताती रहूंगी कि भाई चोरी तो करनी नहीं चाहिए, चोरी तो महापाप है ना, धोखा देना तो बहुत गलत चीज है, राइट। आई ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड थ्रू माई मैसेजेस। तो यही थी, ठीक है। उन्होंने अपनी फिलॉसफी को ऐसा प्रोपेगेट किया, और उसका एक फायदा ये भी हुआ कि उससे क्या हुआ, वो उसने एम्पायर को इकट्ठा रखा कि सब लोग अच्छे हैं, सब एथिकल हैं, तो वो मतलब रिवोल्ट नहीं करेंगे, राइट। तो धमा जो है, इट वाज नॉट लाइक कोई कॉम्प्लिकेटेड धर्म था, सिंपल प्रिंसिपल्स जो हर धर्म मानता है। बड़ों की रिस्पेक्ट करना हर कोई बोलता है, भूखे को खाना देना हर कोई बोलता है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अगर सब धमा फॉलो करते हैं तो इस जिंदगी में और आगे आने वाली जिंदगी में वो अच्छे रहेंगे, मतलब इस जन्म में और पुनर्जन्म में। उन्होंने स्पेशल मिनिस्टर्स लगाए थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धम महामता, ठीक है। धम महामता का मतलब है वो मिनिस्टर जो ये एश्योर करते थे कि धम्म का मैसेज जो है वो चला। धम्म कोई अलग धर्म नहीं था, अशोका ने जो अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई थी उसको धम्म कहा जाता, ठीक है। अशोका वॉज अ बुद्धिस्ट पर्सन, और बुद्धिज्म के 3 रत्न होते हैं, बुद्ध धम्म संघ, राइट। तो जो अच्छी बातें अशोका को हर रिलीजन की लगी, उन्होंने अपने लोगों के लिए उसको प्रोपेगेट किया। क्लियर है? हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर? तो जब उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, राइट, तो वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो मगध जो है, मौर्यन जो एम्पायर है वो ऑक्यूपाई करता है, राइट। जब हम ये सारी चीजें बता रहे थे, वी वर अंडर द फॉरेन हील, हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे जो हमें कम मानते थे, जिनको लगता था कि इंडियन हिस्ट्री ज्यादा पुरानी नहीं है और इंडियन जो लोग हैं वो सिविलाइज्ड नहीं, राइट। और जब हमें पता लगा इसी जमाने में कि इतना ह्यूज एम्पायर यहाँ पे एग्जिस्ट करता था, तो पीपल वर एक्साइटेड, दे वर वेरी हैप्पी, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हम तो इतने साल पहले भी इतने अच्छे, राइट। India was then under colonial rule and was part of British Empire. We know James Prinsep, British officer. 19th and early 20th century Indian historians found the possibility that there was an empire in early India. बहुत challenging and exciting. समझ नहीं आ रहा था कैसे डील करें इस बात से, ठीक है। अभी तुम्हें पता लग जाए यार कि तुम्हारे दादा जो हैं वो अशोका होते थे, तुम कितने एक्साइटेड हो जाओगे, है ना। तो हमें पता लगा, मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें वर्थलेस फील कराते, व्हाइट मैन्स बर्डन, हम तो अनसिविलाइज्ड हैं, और हमें पता लगा कि हम तो यार इतने एडवांस थे, तो कितना अच्छा हमें फील होगा। एंड सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एसोसिएटेड विद द मौर्यस, जैसे स्टोन स्कल्पचर्स, वर कंसिडर्ड टू बी एग्जांपल्स ऑफ स्पेक्टेकुलर आर्ट। बड़े बड़े एम्पायर में इतनी सुंदर आर्ट होती है, हम तो यही सुनते आए थे ग्रीक जो स्कल्पचर्स हैं वो सुंदर होते हैं, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, तो वी वर वेरी हैप्पी। बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं उनको अशोकन इंस्क्रिप्शन के जो मैसेज हैं वो दूसरे रूलर्स के मैसेज से बहुत डिफरेंट है। मैसेज को देख के ही पता लग रहा था कि कोई बहुत पावरफुल
बट बहुत हम्बल आदमी, राइट। और इट वाज समथिंग दैट वाज वेरी रेयर, क्योंकि रूलर्स जो हैं, जो राजा हैं, दे यूज्ड टू बी एरोगेंट, ठीक है, इगोइस्टिक, और उन्हें यहाँ पे पता लग रहा है कि एक पावरफुल, इंडस्ट्रियस और बहुत हम्बल कोई ऐसा नहीं, उन्होंने महाराजा धीराज अशोक और ऐसा कुछ नहीं, क्या बोला, पियदसी, लोग जिसको देख के खुश होते हैं, प्लेजेंट टू बी होल्ड, देवनम प्रिया, देवताओं का प्रिय, राइट। तो मतलब उनको ऐसा कोई मैग्ना एनिमस ऐसी चीज चाहिए ही नहीं, राइट। तो दीज वर वेरी डिफरेंट। तो इसीलिए मतलब ऐसा ही लिखा है कि इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि मतलब अशोका को जो है वो इतनी पॉपुलैरिटी और इतनी रिस्पेक्ट मिली। he was like he achieved a lot and he was very humble, right? Yet how important was Mauryan empire? कैसे मतलब कितना important था, क्या exaggerate तो नहीं कर रहे हैं हम, right? It lasted for about 150 years, वो कोई ज्यादा नहीं है 150 years. You see the Mughal kingdom, right? Mughal dynasty 1526 में शुरू होती है, 1857 तक रहती है। तुम दिल्ली सल्तनत देखो, 1206 में शुरू होती है और वो 1526 तक। तो मौर्यन एम्पायर तो मियरली मतलब 150 इयर्स तक रहा। और फिर हम मैप को भी देखेंगे ना, तो यू विल सी कि वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं था, साउथ इंडिया भी बाहर था, इवन कलिंग भी बाहर रहा है ये, और वो जम्मू वाला हिल्स वाला रीजन है, हिमालयन रीजन, वो भी बाहर रहा, राइट। और जो एरिया मौर्यन एम्पायर में था उसमें भी कंट्रोल वाज नॉट यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं था कि एक राजा रूल कर रहा है, पावर वाज डिवाइडेड। और फिर हम आगे जाके देखते हैं तो छोटे छोटे चीफ्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे थे, छोटे छोटे राजा इमर्ज हो रहे थे। तो यहाँ पे आके ये हमारा मौर्यंस का जो हिस्ट्री है वो खत्म हो जाती है एज पर दिस बुक एंड दिस चैप्टर। फिर आगे चलते हैं। अभी हमने कहा कि नए नए जो चीफ्स हैं, छोटे छोटे किंगडम्स हैं, वो इमर्ज कर रहे हैं। अशोकन जो मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री है वो तो 150 इयर्स की, राइट। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया में क्या हो रहा था। कैप्चरिंग एलिफेंट्स फॉर द आर्मी, बस इतना ध्यान रखना है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की जो डिटेल्स है ना, वो हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। तो वहीं पे एक छोटा सा वो बता रखा है पैराग्राफ कि एलिफेंट्स को कैप्चर कैसे किया जाए, हमें उसकी डिटेल नहीं करनी। चीफ्स एंड किंग्स इन साउथ इंडिया। अब हम साउथ इंडिया की बात करें। जो नए किंगडम्स हैं जो डेक्कन में और साउथ में आए थे, तो उसमें कौन थे, चेरा, चोला, पांड्या, ठीक है। और उस जगह को हम क्या बोलते थे, तमिलकम। साउथ इंडिया का पूरा जो जोन है डेक्कन प्लेट्यू से आगे, हम उसको तमिलकम बोलते थे। उस तमिलकम में क्या आता था, आज का आंध्रा आ गया, केरला आ गया, तमिलनाडु आ गया, उस पूरे जोन को ही हम तमिलकम बोलते। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए तमिलकम जो टेरिटरी है उसमें क्या आता। ओके, तो ऑलमोस्ट होल ऑफ साउथ इंडिया कि आंध्रा आ गया, तमिलनाडु आ गया, केरला आ गया, जहां पे कौन थे, चेरा, चोला, पांड्या, राइट। तो चीफ एंड चीफडॉम्स क्या होते थे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी जिसको हम चीफ बोलते थे। जरूरी नहीं था हेरिडिटरी हो, जो स्ट्रॉन्ग सा पर्सन दिखता था उसको हम चीफ बना देते थे। और उसके अंडर कुछ लोग होते थे हु यूज्ड टू सपोर्ट हिम, वो स्पेशल रिचुअल्स करता था, लड़ाई में लीडर होता था, डिस्प्यूट्स सॉल्व करता था, गिफ्ट्स मिलते थे और अपने गिफ्ट्स को वो बांट भी देता था। जनरली रेगुलर आर्मी नहीं होती, मतलब एक छोटे से ग्रुप का कोई भी हेड हो गया उसको चीफ बोलते थे, जैसे गांव का मुखिया होता है ना, तो वही तो करते हैं ना, मुखिया जी के पास चलते हैं, डिस्प्यूट वो रिजॉल्व करेंगे। तो दैट्स हाउ इट यूज्ड टू वर्क। तो अब क्या है कि ये जो मैंने बोला कि साउथ इंडिया की हम बात करते हैं, हम बार बार देख रहे थे कि साउथ इंडिया जो है वो मैप में नहीं आ रहा है इनके, राइट। तो ये बताते हैं कि साउथ इंडिया में वो चीफ्स और किंग्स होते थे, और उस जगह को, उस टेरिटरी को ये क्या कहते हैं, तमिलकम। तमिलकम हमें याद, तो हमें पता कैसे लगा, अशोकन के तो हमने 5-6 सोर्सेज हमने बता दिए थे। हाउ कम वी नो अबाउट चेरा, चोला, पांड्या? तो चेरा, चोला, पांड्या की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें संगम लिटरेचर से मिलती, ठीक है, तमिल संगम टेक्स्ट। संगम जो है, संगम वाज लाइक अ मीटिंग ऑफ लर्न्ड पीपल,
बहुत पोइट्स एंड राइटर्स वो सब आके मिलते थे, और वो जब आके मिलते थे तो दे यूज्ड टू डिस्कस, और जो भी वो डिस्कस करते थे तो उसके ऊपर बुक्स लिखी जाती थी। वो जो बुक्स है वो उन्हें राजाओं के बारे में बताती थी जिसने जो उस टाइम पे वहां पे थे, राइट, और उस टेरिटरी के बारे में हमें बताती थी। तो संगम जो टेक्स्ट है उसमें पॉइंट्स हैं जो चीफ्स को एक्सप्लेन करती है, कैसे उनको रिसोर्सेज मिले उसको एक्सप्लेन करती है। बहुत चीफ्स और किंग्स जैसे सातवाहन वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया तक भी पहुंचे हुए, इट्स नॉट जस्ट साउथ इंडिया। सातवाहन जो है वो वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड। साकाज होते थे जिन्होंने किंगडम बनाए, नॉर्थ मतलब गुजरात की साइड जो है वो साकाज होते थे। ये जो टेक्स्ट है ना, दे डोंट टॉक अबाउट सोशल ओरिजिन ऑफ दीस पीपल, वो हमें नहीं बताते थे कि ये कौन सी लीनिएज के हैं, कौन है ऑब्सक्योर। मे बी वो एनॉय ना करना चाहते हो। अब कोई टेक्स्ट लिखेगा तो उसको कहीं ना कहीं से तो पैसे मिले हैं, राइट। तो अगर आप राजा के ओरिजिन की बात करोगे एंड सपोज दैट किंग इज नॉट क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो वो ऑफेंस ले जाएंगे। तो इसलिए ऑब्सक्योर सा है, हम उसकी बात नहीं करते। पर अगर हम सातवाहन की बात करें तो सातवाहन ने तो अलग अलग तरीके यूज करके सोशल स्टेटस जो है वो एक्वायर करने की ट्राई की थी। उन्होंने बहुत ज्यादा चैत्य और विहार बनाए। जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं वो विहार होता है, जहां वो पूजा करते हैं वो चैत्य होता है। ये एक बुक है, शीलापतिकरम एक किताब है और तमिल में लिखी है। तो वहां पे पांड्या किंग होते हैं सेनुगुट्टवन, तो उसकी बात कर रखी है, राइट। तो इतना नहीं है, मतलब ऐसा इसमें एमसीक्यू वर्दी कुछ नहीं है। हाँ बुक हम पढ़ेंगे, राइट, बुक का राइटर एंड ऑल वो हमें सब करना हो। तो डिवाइन किंग्स, तो अब क्या होता है कि जो राजा थे, अब सपोज एक कॉमन पर्सन है और वो राजा बन गया, तो वो कैसे हाई स्टेटस ऑक्यूपाई करेगा। आज की सोसाइटी में तो वो पैसे लेगा, बहुत सारे पैसे कमाएगा, पॉलिटिकल पावर एज्यूम करेगा। इस जमाने में क्या होता था कि जो राजा बना है, नया नया राजा बना है, अभी वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्टेटस, राइट। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू कि वो किसी भगवान के साथ खुद को एसोसिएट कर लेते और उससे फिर उनको जो उनका जो स्टेटस है वो बढ़ जाता। अब कोई सोचो ना, कोई ऐसे नया नया ऐसा पर्सन बना है, रिच बना है और वो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करता है, और मेरी जो कम्युनिटी है वो भी लॉर्ड शिवा को वर्शिप करती है। तो वो उसको धीरे धीरे एज ए लीडर, रेवर्ड लीडर, वो उसको देखने लग जाएंगे कि ये तो भाई सत्संग भी कराता है, भोज भी कराता है, खर्चा भी कर रहा है, खाना पीना भी खिला रहा है ना। तो धीरे धीरे उसका स्टेटस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यही इन्होंने किया था। जैसे कुषाण जो है, राइट, कुषाण की जब हम हिस्ट्री देखते हैं और उनके वो कॉइन्स देखते हैं, स्कल्पचर्स देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां के राजाओं ने जो है वो खुद को भगवान के जैसा दिखाना शुरू किया। ये चाइना में ऐसा होता था, जो राजा है ना वो खुद को भगवान से एसोसिएट करते। तो कुशन जो किंग्स थे उन्होंने अपने नाम के आगे ऐसे ऐसे लगाना शुरू किया देवपुत्र, राइट। तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे, ठीक है। जब बार बार वो एक चीज सुनेंगे तो वो उनको इन्फ्लुएंस करने लग गई और वो उस राजा को ऐसे ही रेवर करने लग गए, ऐसे ही वर्शिप करने लग गए जैसे वो अपने भगवान। अपनी बड़ी बड़ी स्टेचू बना देते, श्राइन्स में इंस्टॉल करा देते, मंदिरों में इंस्टॉल करा देते, ठीक है। तो उससे क्या होता, लोग जो है उनको एसोसिएट करने लग गए भगवान से। जैसे मथुरा के पास जो है वो कुषाण रूलर की स्टेचू मिलेंगी, अफगानिस्तान में भी मिलेंगी। तो ये सजेस्ट करती हैं कि भाई वो खुद को भगवान मानने लग गई, मतलब भगवान के जैसा वो खुद को दिखाना चाहते। Many Kushan rulers also adopted the title देवपुत्र और सन ऑफ गॉड। चाइनीज रूलर से इंस्पायर्ड था। चाइनीज जो राजा हैं वो खुद को सन ऑफ हेवन बोलते। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको हाईलाइट करेंगे, आप इसको याद रखेंगे। 4th सेंचुरी में क्या हुआ, अब हम आ गए हैं और आगे आ गए हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स गुप्ता एम्पायर। और गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ था, बड़े बड़े स्टेट आने लगे, पर थोड़ा डिफरेंट कुछ हुआ था। क्या हुआ था कि राजाओं ने जो है अब लोगों को थोड़ी थोड़ी जमीन बांटनी शुरू कर, ठीक है। सातवाहन ने शुरू किया था, आपको लैंड गिफ्ट कर देते थे,
लैंड गिफ्ट करने का फायदा ये होता था, इस टाइम पे जंगल ही जंगल फैले हैं और मैंने जंगल का एक टुकड़ा किसी को गिफ्ट कर दिया, तो पर्सन ट्राई करेगा कि चलो मैं इसमें खेती शुरू करता हूँ, खुद साफ कराएगा, खेती शुरू करेगा, राइट, फायदा हुआ मेरी इकोनॉमी का, राइट। तो गुप्ता जो राजा थे उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिसर्स को लैंड देना शुरू किया और उनको टाइटल दिया सामंत, कि तुम इस जमीन के राजा तुम हो, बदले में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मुझे टैक्स देना है और जब भी मुझ पे, और तुम्हें आर्मी मेंटेन रखनी, और जब भी मेरे ऊपर हमला होगा तुम अपनी फौज लेके आ जाना मेरे को डिफेंड करने। अब ये सिस्टम शुरू हो जाएगा, राइट। सामंत, मैन हु मेंटेन्ड देमसेल्फ थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ लैंड, जस्ट लाइक जमींदार है ना, कि इस जमीन का मालिक मैं हूं, मुझे मेरा खर्चा पानी से निकल रहा है, आई एम मेंटेनिंग एन आर्मी, तो राजा मेरे ऊपर ये फेवर क्यों कर रहा है, भाई मैं राजा को टैक्स भी दे रहा हूं और राजा को जब जरूरत पड़ेगी तो ये फौज तैयार है, आप एक मैसेज भेज देना ऐसे भाग के आ जाएंगे आपकी मदद करने, है ना। तो दोनों का ये क्या था, विन विन था, सिम्बोसिस। सामंत को अच्छा स्टेटस मिला, जमीन मिली, अच्छा लाइफस्टाइल मिला, राजा को प्रोटेक्शन मिली, खुद से वो ये आर्मी मेंटेन करता तो इतना खर्चा हो जाता उसको मैनेज करना, उसको पालना पूरा, राइट। तो इट वाज बेटर, ये हो गया। दे ऑफर्ड होमेज एंड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स। पावरफुल सामंत जो है वो कई बार किंग बन जाते थे। अब सोचो एक राजा ने अपने राज्य को सराउंडिंग्स में, ये बॉर्डर के आसपास वाले गांव को देते थे, सेंटर में खुद कंट्रोल, तो उसने 10 लोगों में बांट दिया है, राइट। अब जैसे ही वो राजा वीक होगा, वीक इन द सेंस वो राजा मर गया, उसके बच्चे आए, वो इतने स्ट्रांग नहीं, तो ये सामंत जो है कई बार ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते, ठीक है, कि राजा तो वीक है, वो क्या ही लड़ पाएगा, तो अब हम खुद राजा बन जाए, राइट। तो ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते थे। अब जैसे हमें गुप्ता रूलर्स की हिस्ट्री जो है वो कैसे पता लगे, तो अब तो सारी चीजें मिलने लग जाएंगी, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, बुक्स भी मिलेंगी, सब मिलेगा, राइट। प्राशस्ती होती थी, राइट। प्राशस्ती का मतलब होता है वो टेक्स्ट, वो पोएम जो किसी राजा की प्रेज में लिखी गई, राइट। राजा ने पैसे दिए, मेरे बारे में कुछ लिखो, मुझे बताओ मैं कैसा हूं, अभी तुम ट्राई करो उसको बुरा बोलने की, यू कैन नॉट, मारे जाओगे, है ना। तो वो प्रेज करते थे फिर राजा। तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री का एक मेजर हिस्सा जो है वो हमें रियल पिक्चर नहीं बताता है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमन, वो उस महलों तक ही सीमित है, वो वैसा ही लिखेंगे जैसा राजा चाहता था। तुम बताओ ना तुम्हें कैसा लगता है, मेरी आर्मी कैसी है, तो लिखेगा अच्छी अच्छी बात, क्योंकि पैसे, मनी चेंजेस एवरीथिंग ना, राइट। तो उसे पैसे कहाँ हैं, उसको पैसे मिले हैं बुक लिखने के, और ये ट्रेंड चलता रहेगा जब तक इंडिपेंडेंट राइटिंग नहीं आएगी, ट्रेंड चलता रहेगा। आज भी जब कोई ज्यादा सच लिखने की ट्राई करता है तो उसकी बुक को बैन लगा देते हैं, है ना, या उसको मतलब वो जर्नलिज्म की वो फ्रीडम जो है वो सप्रेस हो रही है ना। तो पहले ये ट्रेंड ज्यादा था, लोग लिखते ही नहीं थे, राइट। वो ऐसा ट्राई नहीं करते थे कि वो क्रिटिसाइज करेंगे किसी राजा, तो राजा तो मौत के घाट ही उतार देगा। तो प्राशस्तीज जो है वो पोएम्स होती हैं दैट वर रिटन इन द प्रेज ऑफ किंग, पैट्रन जिसे पैसे दिए, खर्चा पानी जो दे रहा है, राइट। While historians often attempt to draw factual information from such compositions, those who composed and read them often treasured them as works of poetry rather than accounts that were literally true. समझ में आ गया भाई, मुझे तो प्रेज करनी है इस आदमी की, तो मैं तो बोल दूंगी चांद जैसा मुंह है इसका, तो आप तो बहुत ही दयालु हैं, मे बी वो ट्रू ना हो, और वो नहीं होता था मैक्सिमम टाइम, ठीक है। राजा ने तो बोल दिया मेरे और रानी की स्टोरी पे, मेरे और रानी के ऊपर किताब लिख, अब तुम्हें पता है राजा बदतमीज है, रानी से बदतमीजी कर जाता है, बट यू डेयर हाईलाइट दैट, आप नहीं कर, ठीक है। आप क्या लिखोगे, तो अपनी रानी का बहुत ध्यान रखता है, आप अच्छी अच्छी बात लिखो, दिस इज द फ्लॉ, दिस इज द लिमिटेशन जो हिस्टोरियंस को फेस करने को मिलती है। द प्रयाग प्राशस्ती, जिसको अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, वो संस्कृत में लिखी, इट वॉज रिटन बाय हरिसेना। हरिसेना जो है वो गुप्ता राजा समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट होते, ठीक है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त आए थे, फिर समुद्रगुप्त आए, तो ये बहुत पावरफुल गुप्ता रूलर होते, राइट।
ये क्वेश्चन राजा का सैंडस्टोन का स्कल्पचर हमें मिला। तो प्रयाग प्राशस्त्य में देखो ना क्या लिखा है, he was without an antagonist on earth, उनको अपोज करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है ना, और ओवरफ्लोइंग विद मेनी गुड क्वालिटीज, हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्शंस। दूसरे राजाओं का तो फेम उनके पैरों के बराबर है, राइट। और ये क्या है, पुरुष सुप्रीम बीइंग है, कॉज ऑफ प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड। इतना हार्ट इनका टेंडर है, डिवोशन से भरा हुआ है, राइट। और कंपैशन है इनमें, और गिवर ऑफ मैनी 100,000 ऑफ काउ, इतनी गायें ये बांटते हैं, राइट। मिजरेबल और पुअर को अपलिफ्ट करते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, कुबेर के बराबर हैं, वरुण के बराबर हैं, इंद्र के बराबर हैं, दुष्टों के लिए यम के बराबर। तो अब इसकी जो क्रेडिबिलिटी है दैट कैन बी क्वेश्चनड, ठीक है। तो ये हमें एमसीक्यू के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट है। कभी भी लिखना पड़े कि क्या लिमिटेशन है हिस्टोरिकल टेक्स्ट की, कोई तुमसे इंटरव्यू में पूछ ले कि हमारी जो हिस्ट्री है हमने किताबों से कंस्ट्रक्ट की है, डू यू फील देयर इज एनी इश्यू इन दैट कंस्ट्रक्शन? तो पर्सनल व्यू है वो उसका, राजा ने उसको हायर किया है कि मेरे बारे में लिखो, तो कॉमन सेंस है कि अच्छी बातें ही लिखी है, राइट। दिस इज द फ्लॉ, ये हमें क्लियर पिक्चर नहीं दे पाते, राइट। अ चेंज इन कंट्री साइड। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये जो बुक है, ऑब्वियसली वो उसकी बात नहीं करती थी जो प्रजा राजा के बारे में सोचती, राइट। कॉमन मैन की तो बात ही नहीं, राइट। In fact, ordinary people rarely left accounts of their thoughts and experiences. फुर्सत ही नहीं थी। अभी तो मशीन्स के आने से लोगों को इतना टाइम मिला है ना, अर्लियर दे यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। मशीन आने से जो काम है वो इजी हुआ, ना तो उनके पास टाइम था ना उनके पास रिसोर्सेस, राइट। नेवरदलेस, अब हिस्टोरियन ने कोई तो तरीका निकाला होगा ना, हमारी एंटायर हिस्ट्री तो ऐसे फ्लॉड नहीं। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया कैसे? उन्होंने स्टोरीज को एग्जामिन किया, स्टोरीज जो कॉमन मैन की बात करती है, स्टोरी जो किसी पर्सन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं। अब मैं राजा का नाम ना लूं और कह दूं एक राज्य होता था, वहां पे क्रूर राजा होता, आया समझ में? तो राजा मेरे को नहीं चैलेंज कर सकता, मैंने तो स्टोरी लिखी है। तो हिस्टोरियन जो है वो जातक टेल्स होता है बुद्ध के पिछले जन्म की स्टोरीज। ऐसा हमसे कई बार पूछ लेते हैं कि बुद्ध के पिछले जन्म की स्टोरीज को क्या कहा जाता है। बुद्धिज्म में माना जाता है कि बुद्ध ने गौतम बुद्ध बनने से पहले बहुत सारे पुराने जन्म लिए, किसी में वो हिरन बने थे, कोई और एनिमल बने थे, किसी में ह्यूमन बने थे, राइट। तो उनके जो सारे बर्थ की जो स्टोरीज है वो जातक टेल्स, और पंचतंत्र जो है वो एथिकल स्टोरीज, राइट। पंचतंत्र को अरेबियन में जब ट्रांसलेट कर रखा है तो उसका नाम है, क्या नाम है उसका? कलीला व दिमना, पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में, राइट। तो many of these stories were probably originated as popular tales that were later committed to writing, है ना। लोगों में बातें होती होंगी, नॉर्मल जो बात कर रहे थे, बाद में बुक लिख दी होगी उसमें। जातक पाली लैंग्वेज में रिटर्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, जातक टेल्स, राइट। बुद्धिज्म की जो लैंग्वेज है वो पाली लैंग्वेज, प्राकृत जैनिज्म की लैंग्वेज। वन स्टोरी नोन एज गंडाटेंडू जातक, वो बताती है कि एक बहुत विकेड किंग होता था, उसके जमाने में लोग जो है वो बहुत दुखी होते, जिसे एल्डरली वुमेन, मैन, कल्टीवेटर, हर्डर, विलेज बॉय, एनिमल सब तंग थे। तो राजा क्या करता है, वो भेष बदल के चला जाता है कि उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, राइट। तो वहां पे वो सुनता है कि वो तो लोग उसको कर्स कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि भाई हम इतने दुखी हैं, भगवान राजा जो कर रहा है ना उसके सामने है। रात को हमें लुटेरे अटैक करते हैं, दिन में टैक्स कलेक्टर हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमें परेशान करते हैं। तो अब इस सिचुएशन से बचने के लिए लोगों ने क्या किया था, राज्य को छोड़ दिया था, जंगल में जाके रहने लगे थे। अब चेयर ले आओ अगर नहीं है तो, नहीं है इधर, आ जाओ इधर आओ। तो ये स्टोरी बताती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स
जो गांव की पॉपुलेशन होती थी उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि वो दूर थे, राजा को क्लियर पिक्चर नहीं मिलती थी, राजा को पता ही नहीं होता था कि उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहे। स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन कुड ऑफन बी स्ट्रेन। तो राजा को क्या होता था कि भाई राजा को तो कैश चाहिए, पैसे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो उसका बर्डन पब्लिक पे आता था और पब्लिक जो है वो इससे ऑप्रेस्ड फील करती थी। तो वो क्या करते थे, बहुत बार क्या होता था, वो जंगल में भाग जाते थे, जंगल में जाके रहने लग जाते थे। कुछ और स्ट्रेटेजी थी, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा लेते थे, ज्यादा काम करने लग जाते थे कि भाई राजा की तो भूख हमें मिटानी पड़ेगी, राइट। क्या स्ट्रेटेजी थी प्रोडक्शन बढ़ाने की? ऐसे थोड़ी है मैंने बोल दिया और खेत में ज्यादा चीजें होने लगी। तो एक जो बहुत कॉमन स्ट्रेटेजी थी वो था हल का यूज, प्लो। और अब क्या आ गया था, आयरन टिप्ड प्लो। लोहे की टिप लगी है, हार्ड से हार्ड जमीन को खोद दे, उसमें आप अनाज डालिए और बहुत सारा प्रोडक्शन हो। रेदर देन स्कैटरिंग इट लाइक दैट, मैं ऐसे ऊपर से बीज फेंक रही हूं तो ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, बट हल चला के जमीन में डाला है, बहुत अच्छा। पेडी का तरीका आया, ट्रांसप्लांटेशन। जर्मिनेट करो राइस को और उसके पौधे लगाओ, ठीक है, पौधों को खेत में लगाओ जब वो इतने इतने हो जाए। राइस ट्रांसप्लांटेशन बैक ब्रेकिंग वर्क, बट उससे जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो आयरन प्लो शेयर ने बेशक प्रोडक्टिविटी बढ़ाई थी, बट इट्स यूज वाज रिस्ट्रिक्टेड। जहां बहुत हार्ड मिट्टी होती थी वहां पे लोहे का हल जो है वो आप यूज नहीं कर पाते, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन आपको पता है, पौधे लगाते हैं राइस से, आपने देखा होगा वो हाथ में राइस लेके और पानी में खड़े होके झुक झुक के चावल लगा रहे। तो क्या स्ट्रेटेजी थी प्रोडक्शन इंक्रीज करने? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस एंड यूज ऑफ आयरन प्लो। जो सूखे एरिया थे वहां पे प्लो वो नहीं यूज करते थे, हिली एरिया थे वहां पे हो एग्रीकल्चर यूज होता था। वो आपने देखा है ऐसे फ्लैट सा होता है और उसके आगे ऐसे स्टिक लगी होती है, वो मूवीज में दिखाते हैं, वो डेड बॉडी को बरी करने के लिए वो ऐसे से करके खोदते हैं, ऐसे फ्लैट ऐसे होगा, जैसे स्पून को फ्लैट कर दिया, राइट। तो हो एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है, पहाड़ों में वो यूज करते थे, राइट। मतलब टेरेन के अकॉर्डिंग आप टूल्स यूज करेंगे, कैसा आपका एरिया। एक और स्ट्रेटेजी क्या थी, इरिगेशन। खूब इरिगेशन पे काम किया, कैनाल्स बनाए, कुएं बनाए, टैंक बनाए। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, राजा यूज्ड टू बर्डन रूरल पीपल। तो रूरल पीपल ने क्या किया, राजा से तो नहीं लड़ सकते, या तो जंगल में भाग गए या फिर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाई, लोहे का हल यूज किया, चावल को ट्रांसप्लांट करना शुरू किया और इरिगेशन पे एफर्ट किए, ठीक है। बारिश के भरोसे रहने से कुछ नहीं होगा, पानी तो देना पड़ेगा। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स एंड लेस कॉमनली कैनाल्स। कैनाल्स की आप ग्रोथ देखेंगे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और उसके बाद में, ठीक है। ये जो हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पे कैनाल्स इतने कॉमन नहीं थे, कुएं ज्यादा कॉमन। और डेक्कन जो रीजन है, जो पथरीला रीजन है, वहां पे टैंक्स बनाए जाते। डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। तो अब क्या हुआ, अब कुछ लोग तो भाग गए जंगल, कुछ वही रह गए बट इतने एफर्ट्स नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों ने एफर्ट कर लिया, राइट। तो अब क्या हुआ कि जो बेनिफिट हुए वो बहुत अनइवन होते, ये तो हमें पता ही है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे गांव से इतनी उपज आई है तो वो लोगों में बराबर में बटेगी। जो ज्यादा काम कर रहा है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, वो रिच हो जाएगा, जो कम काम कर रहा है, कम रिसोर्सेज है, वो पुअर रह जाएगा। तो अब लोगों में जो है वो डिफरेंसेस आने लग गए थे। किसमें आने लग गए थे, पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। स्टोरीज स्पेशली बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वाली वो हमें बताती हैं किसके बारे में, कुछ लोग थे जिनके पास जमीन ही नहीं, लैंडलेस एग्रीकल्चर, लैंडलेस लेबरर्स। कुछ छोटे किसान थे, कुछ लैंडेड पीपल थे, लार्ज लैंड होल्डर्स होते। एक टर्म यूज की गई है गाहापति, पाली टेक्स्ट में। तो सबसे पहले याद रखो, गाहापति जो टर्म है वो पाली टेक्स्ट में। गाहापति टर्म यूज की जाती है ऐसे पर्सन के लिए जो जमीन ओन करता है। यहां लिखा है सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी, और ये क्या है, स्मॉल पीजेंट्स।
as well as large land holders. समझ में आ गया? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। गाहपति मतलब जो जमीन ओन करता है, जो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी का ऑनर, ठीक है। वैसे मीनिंग इसका लिटरल मीनिंग होता है घर का पति, मतलब घर का हेड, राइट। तो घर हेयर सिग्निफाइज लैंड अंडर हिज कंट्रोल। तो ये क्या करता था? द लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज विलेज हेडमैन इमर्ज एज पावरफुल फिगर। कॉमन सेंस है, हमेशा देखा है, ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा पैसा है, तो आप आगे जाके स्ट्रांग हो ही जाएंगे, राइट। अर्ली जो तमिल लिटरेचर है वो अलग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। संगम लिटरेचर में बड़े जमींदार को कहा गया है वेलालार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हल चलाने वाले को कहा गया है उजवार, और स्लेव्स को कहा गया है अदिमाई। वो जो आती है ना पेपर में, टर्म्स का मीनिंग जो आता है वो यहां से आता, ठीक है। अदिमाई मतलब स्लेव, उजहार मतलब हल चलाने, राइट, और वेलार मतलब बड़ा जमींदार, राइट। तो ऐसा हो, मतलब ये जो डिफरेंसेस हैं वो तो कॉमन सेंस है, आपको पता है कि जमीन किसके पास कितनी थी उस पे बेस्ड, राइट। तो अब आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि भाई जमीन पे कंट्रोल बहुत जरूरी था। इफ यू ओन द टेरिटरी यू आर पावरफुल, यू आर रिच। तो टर्म गाहापति मतलब ऑनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड। गाहा, गाहा मतलब घर, पति मतलब ऑनर, हेड, राइट। तो ऐसा आदमी जिसके कंट्रोल में कौन रहता था? औरतें रहती थी, बच्चे रहते थे, स्लेव्स रहते थे, वर्कर्स रहते थे, जो उस जगह पे रहेंगे, भाई इस जगह का मालिक मैं हूं, यहां रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, उसी को हम गाहापति, हेड ऑफ द हाउस। He was the owner of the resources, land, animal, things, जो भी घर का है सब उसका है, राइट। और कई बार, बहुत बार ऐसा होता था कि जो अर्बन एलिट्स होते हैं ना, मर्चेंट्स वगैरह, उनको भी रिस्पेक्ट में गाहापति बोल दिया जाता। स्मॉल विलेज की लाइफ, इसको हम इग्नोर करते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी जब हमने पढ़ा कि लैंड जो है वो इंपॉर्टेंट, तो राजा ने लोगों को ऐसा पटाने के लिए, टू मेक देम हैप्पी, उनको लैंड ग्रांट्स देने शुरू करते हैं। लैंड ग्रांट्स एंड रूरल एरिया। लैंड ग्रांट का मतलब होता है जब आपको किसी से जमीन गिफ्ट में मिलती, किसी सीनियर से, किसी सुपीरियर से, राजा से, मुखिया से आपको जमीन गिफ्ट में मिलती है, उसको हम लैंड ग्रांट बोलते हैं, ठीक है। तो लैंड ग्रांट्स बहुत दिन से आ रही हैं। अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो सातवाहन ने ये कल्चर शुरू किया था। और वो क्या करते थे भाई, अब जैसे क्या होता है, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है, वहां पे वो फैन पे भी लिखवा देते हैं कि ये फैन जो है ना इसने डोनेट किया। तो अभी वो लैंड डोनेट कर रहे हैं, तो दे यूज्ड टू राइट दीज थिंग्स, कॉपर की प्लेट्स पे लिख देते थे, पत्थरों पे लिख देते थे। तो वहां से हमें पता लगता है कि लैंड गिफ्ट करना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट कल्चर, राइट। तो उसका मतलब ये भी था कि वो रिकॉर्ड करने के लिए दी गई। हमारे पास ऐसे पेपर तो था नहीं, तुम क्या करेंगे, तो टू मेंटेन द रिकॉर्ड हम कॉपर की प्लेट्स पे लिख लेते, क्योंकि लैंड तो जनरेशंस तक उस आदमी के पास रहेगी। आप किसी चीज पे लिखोगे, जैसे ट्री की बाग पे, कपड़े पे लिखोगे तो खराब हो जाएगी, तो कॉपर की प्लेट्स पे हम लोग लिख देते, राइट। तो अब बहुत सारे रिकॉर्ड तो हमें रिलीजियस मिलते हैं कि ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने पूजा परफॉर्म की, तो आपने उसको एक गांव दान में दे दी, राइट। मैक्सिमम जो इंस्क्रिप्शंस है वो संस्कृत में है, और 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या होता है, याद रखेंगे आप ये ट्रांजिशन। मैक्सिमम जो इंस्क्रिप्शंस थी ना ये लैंड ग्रांट वाली, वो संस्कृत में, पर 7th सेंचुरी से आगे, 7th सेंचुरी कुछ याद आया, कुछ पढ़ा हो? हर्ष का जमाना, 647 एडी हर्ष डाइड, 606 एडी हर्ष राजा बनते हैं, हर्ष एरा, है ना। तो 7th सेंचुरी बीसी से क्या चेंज आता है कि जो इंस्क्रिप्शंस है वो कुछ संस्कृत में थी और कुछ लोकल लैंग्वेज, पार्ट संस्कृत पार्ट लोकल लैंग्वेज। इसका सबसे रिलेटेबल एग्जांपल है इंग्लिश जो आप बोलते हैं। यू डोंट टाइप योर एंटायर मैसेज इन वन लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होता है,
तो यही हो रहा था। अब जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो क्या है, लोकल लैंग्वेज भी उसमें ऐड होने लगी। प्रभावती गुप्ता का यहाँ पे जिक्र आता है। प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ गुप्ता रूलर्स, उनकी बेटी होती थी। चंद्रगुप्त टू की वो बेटी थी, तो उन्होंने उनको वक्तक में शादी की थी प्रभावती गुप्ता। वक्तक एक और डायनेस्टी होती थी, याद रखना है। तो क्या होता है कि जब इनकी शादी होती है तो फिर उसके थोड़े टाइम के बाद इनका जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो जाता है। तो ये क्या करती हैं कि अपने पापा की हेल्प से अपनी टेरिटरी को खुद रूल करती है। और इनकी बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हैं, और एक इंस्क्रिप्शन जो है वो इनको ये कहती है मदर ऑफ टू किंग्स, राइट। तो कौन सी क्वीन रही है इंडियन हिस्ट्री में जिसको इंस्क्रिप्शन में कहा गया है मदर ऑफ टू किंग्स? प्रभावती गुप्ता, राइट। तो वक्तक जो है वो डेक्कन में पावरफुल थे। तो संस्कृत, एज पर संस्कृत टेक्स्ट, औरत को लैंड की ऑनरशिप नहीं मिलती, अभी तक भी नहीं मिलती। ये तो रिसेंटली एक्ट बना है तो लैंड जो है वो फीमेल तक जाने लगी, राइट। तो अब इंस्क्रिप्शन ये बताती है कि प्रभावती गुप्ता को एक्सेस था लैंड का। एक इंस्क्रिप्शन मिली है जो ये कहती है कि प्रभावती गुप्ता ने जमीन डोनेट की थी। यू कैन नॉट डोनेट समथिंग इफ यू डोंट ओन इट। मैं अपने भाई की जमीन कैसे डोनेट कर सकती हूँ? मैं ऑनर नहीं हूं ना, राइट। तो प्रभावती गुप्ता ने अगर लैंड डोनेट की है तो शी मस्ट बी द ऑनर, और वो बहुत अनयूजुअल था, क्योंकि संस्कृत की किताबें कहती हैं कि औरत को तो जमीन मिलेगी। लेटर वैद में तो लिखा है ना, डॉटर इज द कॉज ऑफ मिजरी, दुख का कारण है बेटी आपके, है ना। लड़की तो चली जाएगी, वेल्थ शुड स्टे इन योर जनरेशंस, तो उसको लैंड नहीं देते थे, राइट। और प्रभावती गुप्ता के पास लैंड का एक्सेस था। ऐसा क्यों था? बिकॉज शी वॉज द क्वीन, वो ऑर्डिनरी फीमेल नहीं थी। दैट इज द ओनली रीजन कि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो जब तक बच्चे नहीं बड़े हो जाते हैं तब तक उनके नाम की चीजें, और फिर वो अपने बच्चों को दी गई, राइट। तो दिस इज द प्रोबेबल रीजन. This may have been because she was the queen and her situation was therefore exceptional. It is also possible that provisions of legal text were not uniformly implemented. हर स्टेट संस्कृत के टेक्स्ट मांगे, जरूरी तो नहीं है ना माने। ऐसा तो नहीं था ना आज की तरह की लॉ है तो पूरे इंडिया को मानना पड़ेगा। There was no single country, कभी एक देश रहा ही नहीं, अलग अलग जो किंगडम्स है वो रूल करते थे। तो हो सकता है प्रभावती गुप्ता के किंगडम पे वो रूल अप्लाई ना हो। इंस्क्रिप्शन हमें गांव की पॉपुलेशन के बारे में बताती है, ब्राह्मण से, पीजेंट से, और राजा को आपको चीजें देनी पड़ेगी। इंस्क्रिप्शन ये भी कहती है कि जो विलेज का हेड होगा आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसको टैक्स वगैरह सब देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे लैंड ग्रांट्स हर जगह मिलते हैं। लैंड ग्रांट का कोई फिक्स साइज नहीं होता था, छोटा सा प्लॉट भी मिल सकता है और बहुत बहुत सारी जमीन भी मिल सकती है। ये तो कॉमन सेंस है, ऐसे कौन साइज फिक्स करेगा कि मिनिमम इतना आप डोनेट करें। राइट्स मिलते थे टू डॉनी। डॉनी का मतलब क्या होता है? द रेसिपिएंट ऑफ ग्रांट। मेरे को ग्रांट मिल गई, मेरे को जमीन मिल गई, तो अब मेरे को राइट मिलेंगे कि मैं इस पे घर बना सकती हूँ, मैं इससे इसको कल्टीवेशन में दे सकती हूँ किसी को लगाने के लिए, और वो मुझे बदले में पैसे देगा, चीजें देगा, राइट। द इम्पैक्ट क्या होता है लैंड ग्रांट का? तो इसके लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है। जैसे अगर मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि लैंड ग्रांट देने का क्या इम्पैक्ट हुआ, तो आप अलग अलग व्यूज देंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि भाई एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो रहा है, कोई जमीन को खरीदता नहीं, कोई खेती नहीं करता, मैंने किसी को गिफ्ट दे दी तो उसको यूज करेंगे, उसको खेती करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि भाई राजा जो है वो दिन ब दिन वीक होता जा रहा था, अब उसको क्या है लोगों को खुश करना है ना। अगर मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हूँ, तो मेरा काम जैसे आप लोगों को पढ़ाना है और मैं अच्छे से नहीं पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी? आई विल पेम्पर यू गाइस, है ना। मैं तुम्हें बहुत ही ऐसा खुश करके और हैप्पी करके रखूंगी। कहीं पे भी देख लो, जो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है वही फिर सामने वाले को बहुत बटरिंग और पैम्परिंग करके रखता है। तो कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि अगर ये इतना लैंड ग्रांट दे रहे थे, दे वर मेकिंग पीपल हैप्पी, राइट। तो हो सकता है उनकी अपनी पार कम हो रही, एंड दे वांटेड टू लाइक क्रिएट एन आर्मी ऑफ लॉयल पीपल कि नहीं राजा तो यही अच्छा है ना, तो उसको खुश करना चाहते होंगे, राइट।
एग्रीकल्चर को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कुछ कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर वीक हो रही, सामंत जो है वो उनकी बात नहीं सुन रहे। ठीक है, मैंने कहा कि तुम इस टेरिटरी के हेड हो, मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, तो मैंने क्या किया, उसका एक हिस्सा लेके किसी और को ग्रांट में दिया। जैसे बच्चा बात नहीं सुनता है तो हम उसको ये बोलते हैं तेरा टॉय फेंक देंगे, ठीक है, मैं ये तेरा टॉय जो है वो डंप कर, वही सामंत उनके कंट्रोल में रहे कि अच्छा यार ये तो छीन सकती है तुमसे, राइट। दे ट्राइड टू विन अलाइज बाय मेकिंग ग्रांट्स ऑफ लैंड। अब जिसको लैंड मिली है वो तो नया नया तो उसको याद रहेगा, कम से कम राजा की लाइफ में तो नहीं भूलेगा कि मुझे इतनी लैंड मिली, तो राजा को फेवर करेगा। वो ये भी बता रहे थे कि राजा जो है वो खुद को ऐसा सुपरमैन दिखा रहा था, बहुत दानी दानी सा दिखा रहा था कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना डोनेट करता हूँ, मुझे फसाड जो है वो मेंटेन रख रहे थे। तो अलग व्यूज हैं, दिस इज मोर लाइक कॉमन सेंस, एमसीक्यू का तो यहाँ से कुछ आता नहीं। ये प्रभावती गुप्ता का एक प्लेट मिला है, और दंगुना गांव की बात है तो अगेन मतलब कोई ऐसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्रहार। अग्रहार का मतलब होता है वो जमीन जो ब्राह्मण को दान में दी गई, उसको हम अग्रहार गांव, अग्रहार विलेज बोलते हैं। तो जब नॉर्मली हम ब्राह्मण को, जब राजा जो है वो डोनेट करते थे जमीन, तो उसको ये कहा जाता था कि तुम्हें टैक्स देने की जरूरत है। अग्रहार विलेजेस जो है वो टैक्स नहीं पे करते थे, वो ड्यूज नहीं पे करते थे, राइट। और ऐसा नहीं है लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लोग तो देंगे टैक्स, राजा तक नहीं पहुंचेगा। मतलब वो जो अशोका ने बोला था ना कि ब्राह्मण को खाना खिलाओ, तो यहाँ पे राजा ने क्या किया, पूरी जिंदगी के लिए खाना खिला दिया। ये जमीन तुम्हारी है, यहाँ से आने वाला टैक्स तुम्हारा है, ठीक है, तुम्हें यहाँ आके जमा कराने की जरूरत नहीं है, तुम रखो, तुम अपना पालन पोषण करो इससे, राइट। तो ब्राह्मण को दी गई लैंड को बोलते थे अग्रहार। टाउन्स एंड ट्रेड, पाटलिपुत्र का पढ़ लेते हैं। पाटलिपुत्र जो है पहले एक गांव होता था पताली ग्राम, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, सडनली मगध के राजाओं ने डिसाइड किया कि जो हमारी कैपिटल राजगृह है ना, बेशक इसके चारों तरफ 5-6 पहाड़ी हैं जो इसको प्रोटेक्शन दे रही, बट वो पटालीग्राम ज्यादा अच्छा है, वहां पे नदियां हैं, 2 नदियां हैं, अच्छी उपजाऊ जमीन है, बोट्स वगैरह सीधी चल सकती है वहां से, राइट। तो वो राजगृह से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं पाटलिपुत्र। तुम याद रखोगे पाटलिपुत्र जब मगध की कैपिटल बनी तो उससे पहले कौन सी कैपिटल, राजगृह। राजगृह वैसे भी इनकी पहली कैपिटल। By 4th century BCE, it was the capital of Mauryan Empire and one of the largest city. कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में उसकी जो वो है इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हो जाती है। तुम याद रखोगे चाइनीज ट्रेवलर है जुआन जैंग, कौन है ये जुआन जैंग, सुना सुना लग रहा है? ये तुम्हारा होमवर्क देखना, तुम ये कहीं ह्यून सांग तो नहीं है ना, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ह्यून सांग शब्द बहुत कॉमन है, सबको पता है, पर एनसीईआरटी इज टॉकिंग अबाउट समवन जुआन जैंग, तो तुम इसे पढ़ के आओ, कौन है जुआन जैंग, राइट। तो उससे अगर वो ह्यून सांग है तो तुम कंफ्यूज नहीं, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले कि हर्ष की डायनेस्टी में जुआन जैंग आया था, तो तुम बता सकते हो कि आया था कि नहीं, ह्यून सांग है तो आया था, ह्यून सांग नहीं है तो नहीं आया था। तो जुआन जैंग कौन, उसको मेंशन किया गया है कि जुआन जैंग ने जब 7th सेंचुरी में, सेंचुरी तो हर्ष वाली है, when he visited पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र जो है वो उनको रून्स में मिला, खत्म हो रखा था पाटलिपुत्र। तो अब सिटीज की बात करते हैं। अगर तुम्हें पानी पीकर आना है तो तुम 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, जाना है जाओ पी के आओ पानी, जल्दी आना पर, ओके। हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है।
ये चैप्टर हम खत्म करेंगे, एल्स लास्ट टाइम की तरह होगा कि हमें उसे रिवाइज करने में इतना टाइम लग जाएगा, राइट। तो ज्यादा नहीं बचा है, लाइक 1 पेज 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है ना, बहुत छोटे छोटे पेजेस हैं, हम इसको कर लेंगे। 6 तो पेज है और कम है, मतलब कंटेंट जो है वो कम, ठीक है। 2 पेज हो जाएंगे और वी विल शेयर क्वेश्चंस, 2 पेज नहीं 2 चैप्टर हो जाएंगे, राइट। तो इसको फटाफट खत्म करते हैं, वी विल मेक श्योर कि हम हर वीक एक चैप्टर तो करेंगे। और भी कोई है बाहर है? करें स्टार्ट। टाउन्स एंड ट्रेड, तो जब आप सिटीज देखेंगे ना तो सिटीज का क्या स्पेशलिटी थी, वो ऐसे रैंडम नहीं बना रखे थे, दे हैव सम सिग्निफिकेंस। मेनली जो बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट सिटीज थे वो ट्रेड रूट्स पे बेस्ड थे, यहाँ से ट्रेड हमने डिस्कस कर लिया है, या वो पोर्ट सिटी थे, ठीक है, या फिर वो रिवर्स वगैरह वहां से जा रही थी। तो ऐसे ही जो सिटीज हैं वो इंपॉर्टेंट हुए थे। जैसे पाटलिपुत्र जो है वो रिवर के रूट पे था, रिवर्स के थ्रू आप इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, फास्टर है, चीपर है, राइट। उज्जैनी जो है वो लैंड रूट पे था। पुहर जो है इट वाज नियर द कोस्ट, पोर्ट सिटी, राइट। तो मथुरा जो है, अब मथुरा में क्या था, कल्चरल, कमर्शियल, पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी थी कि वो जो सिटी है वो काफी ग्रो कर। तो बेसिकली यहां से समझ में आता है कि जो बड़े बड़े सिटीज हैं दे वर नॉट रैंडम, दे वर हैविंग सम इंपॉर्टेंस, कोई तो रीजन था उनके ग्रो करने। वो रूट पे लोकेट करते थे, वहां से सी रूट शुरू हो रहा था, कमर्शियल एक्टिविटी, रिलीजियस सेंटर, कुछ भी रीजन हो सकता। अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन, तो हमने देखा है ऐसे कि मतलब राजा और एलिट जो लोग हैं वही रहते हैं फोर्टिफाइड सिटी में, फार्मर्स, एग्रीकल्चर वाले और ये ट्राइब्स और ये तो बाहर रहते हैं, राइट। तो अभी क्या है कि हम ऐसा पूरे सिटी को तो एक्सकेवेट करके नहीं देख सकते कि क्या मिलेगा हमें नीचे जाके, राइट, क्योंकि अभी वहां पे लोग रहते हैं। पर फिर भी हमें बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स मिली हैं, जैसे बोल मिले हैं सुंदर सुंदर, और ग्लॉसी ऐसे चमकती हुई क्रॉकरी मिली है, तो जिसको हम कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो यहां से हमसे पूछते हैं कि जो ये महाजनपद वाला टाइम था और मौर्यन जो टाइम था उससे कौन सी पॉटरी एसोसिएटेड, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर उससे एसोसिएटेड। तो वो ऐसा लगता है कि वो रिच लोग ही उसको यूज करते होंगे, वो सिटी के सेंटर्स में ही मिली, राइट। ऑर्नामेंट, टूल, वेपन, वेसल, फिगरीन्स और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब चीजों की बनी है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इस पेज से क्या टेक अवे है कि हम याद रखेंगे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है ये मौर्यंस वाले टाइम पे ये पॉटरी थी, राइट। तो ये इमेज एक मिली है, ये मथुरा में मिली है, इसमें प्राकृत इंस्क्रिप्शन लिखी गई है और एक लेडी का नाम लिखा है नागपिया। नागपिया जो है वो एक सुनार की वाइफ थी, गोल्ड स्मिथ की, धर्माका, और उन्होंने ये इमेज लगाई थी। धर्माका एक रिच होता होगा कोई गोल्ड स्मिथ, तो उनकी वाइफ ने ये इमेज जो है वो डोनेट की थी, तो उसके नीचे लिखा था, ये हाफ हमें मिली। ये देखो ये अलग अलग सिटीज इस जमाने के बता रखे हैं, तो ये तुम्हें देखना है, तुम्हें क्यों देखना है, अगर वो हमें नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को बोल दें, ईस्ट से वेस्ट अरेंज करने को बोल दें, तो मैप पे हमें नजर रखनी है। हमें ऐसे देखो ये महास्थान इंस्क्रिप्शन, महास्थान इंस्क्रिप्शन से ना
इसमें मेंशन्ड है कि फैमिन के टाइम पे अनाज को कैसे कम से कम यूज किया जाए, महास्थान इंस्क्रिप्शन में। तो महास्थान यहाँ पे है, राजगीर इधर है, इसके वेस्ट में पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र और वैशाली तो पास पास है, बट नॉर्थ और साउथ तो है, वैशाली नॉर्थ में है पाटलिपुत्र के। ऐसे आप इसको क्रैम नहीं कर पाएंगे एक दिन में, बट आप इसको देखते रहेंगे तो वो आपके दिमाग में रहेगा। ये वाराणसी है, कौशाम्बी है, विदिशा, उज्जैनी, कनौज, मथुरा, श्रावस्ती, इसको तो इजिली ऐसा बोला जा सकता है, मथुरा, कनौज, श्रावस्ती। वो तक्षशिला है उधर, राइट। तो इसको आपको देखते रहना है, आपको इसका ध्यान रखना। तो अब क्या होता है, अब हमें क्या मिलता है कि अब हमें छोटी छोटी इंस्क्रिप्शंस मिलने लग जाए। सेकेंड सेंचुरी तक आते आते हमें छोटी वोटिव इंस्क्रिप्शंस मिलती। वोटिव नॉर्मली होता है जब हमने कोई मन्नत वन्नत मांगी होती है ना, जब हम कुछ चढ़ावा करते हैं तो उसको हम वोटिव बोल देते हैं। तो अब इसमें डोनर स्पेसिफाइड है कि इस आदमी ने कलश दान कर दिया, इस शिवलिंग जो है ये सोने का है, ये इन्होंने बनवाया है, ये चांदी का जो छत्र है वो इन्होंने बनवाया है, राइट। ऐसे ऐसे इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली मतलब पहले जो राजा लोग इंस्क्रिप्शन लिख रहे थे, अब नॉर्मल लोग भी लिख रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें फैन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मतलब यू डोंट हैव टू बी अ किंग उसके लिए, राइट। तो अब नॉर्मल जो शहर में रहने वाले लोग हैं, दे ऑल आर लाइक राइटिंग इंस्क्रिप्शंस। तो कई बार क्या होता है कि गिल्ड या श्रेणी जो है उनका भी नाम है, जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले लोगों का ग्रुप होता है उसको गिल्ड या श्रेणी बोलते हैं। जैसे सारे जो गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, सब वो एक ग्रुप बना ले। जैसे डॉक्टर्स की अलग एसोसिएशन होती है, लॉयर की अलग एसोसिएशन होती है। तो ये खुद को रेगुलेट करते हैं और एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं, राइट्स और ड्यूटीज का ध्यान रखते हैं, वो गिल्ड या श्रेणी है ना। तो वोटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, चढ़ावा जो आपने प्रॉमिस किया था कि मेरा पेपर हो जाए तो 101 रुपए मैं देके आऊंगा, है ना। तो दैट सॉर्ट ऑफ तुम्हें पता होना चाहिए वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, राइट। तो ये जो गिल्ड्स है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते थे। हो सकता है इकट्ठे रॉ मटेरियल इकट्ठे ले आते, सारे आयरन स्मिथ का ग्रुप है तो बोलेंगे अलग अलग ट्रक जाएगा लोहा लेने के लिए, बैलगाड़ी जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम एक साथ ले आएंगे। तो ये मटेरियल्स प्रोक्योर करते थे, प्रोडक्शन को रेगुलेट करते थे, फिनिश प्रोडक्ट को भी एक साथ वो रेगुलेट बेचते थे, राइट। तो यही है इसमें, इतना ही आपको गिल्ड या श्रेणी का है पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंड सेंचुरी तक आते आते क्या होने लग गया था, कॉमन मैन भी इंस्क्रिप्शन लिखने लग गया। जैसे हमने 7th सेंचुरी का किया था कि जो इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज बदलने लग गई, राइट। अच्छा, एक और होमवर्क लिखो, आप मुझे बताओगे फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत, प्योर संस्कृत में पहली इंस्क्रिप्शन किसकी है, ठीक है। ये आप देखेंगे, आपने पढ़ लिया होगा ये एंशिएंट की क्लासेस में। इन चेस्ट संस्कृत, प्योर संस्कृत में लिखी गई इंस्क्रिप्शन। और आई एम गिविंग यू अ हिंट, वो इंडियन राजा नहीं था, वो फॉरेन राजा था। फॉरेन राजा जैसे इंडो ग्रीक्स हैं, दे आर नॉट इंडियंस, है ना। ऐसे साकाज हैं, दे आर नॉट इंडियंस, राइट। तो ट्रेड कैसे करते थे फिर हम, तो लैंड रूट से होता था, रिवर रूट से होता था, अलग अलग डायरेक्शंस में होता था। सेंट्रल एशिया में भी जा रहा है, ओवरसीज भी जा रहा है, अरेबियन सी से ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, मतलब हर जगह पे वी यूज टू ट्रेड, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से साउथ ईस्ट एशिया में जा रहा है, चाइना में जा रहा है। तो बेसिकली ट्रेड तो वाइड स्प्रेड था। तो अब प्रॉब्लम कहां आएगी, हर एक राजा इन ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने की ट्राई करेगा, दे विल स्टार्ट फाइटिंग ओवर इट। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो तो आप क्या करेंगे, मैं तो ट्राई करूंगी कि एक टोल ही मेरे को मिल जाए, आई फाइट टू सिक्योर अ टोल। पैसे मिलेंगे, कुछ करना नहीं, आने जाने वाले लोगों से पैसे ले लो, है ना। तो यही तो था पहले, कोई ऐसा सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो स्ट्रांग है वो क्या करेगा, वो ट्रेड रूट को एक्वायर करने की ट्राई, राइट। वो उनसे फी लेगा, शुल्क वसूलेगा वहां से, पॉसिबली ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर प्राइस। क्यों देंगे मेरे को पैसे, टोल पे पैसे क्यों देते हैं, रोड बनाया है। पुराने जमाने में क्या बोलते थे, हम लुटेरों को तुम्हारा सामान नहीं लूटने देंगे,
तुम हमें पैसे दो, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के ऑफर में दे डिसाइडेड टू कंट्रोल ट्रेड रूट्स, एल्स तो कोई भी आता था लूट के ले जाता। राइट, दोज हु ट्रैवर्स दीज रूट्स इंक्लूडेड, कौन कौन जाता था इसमें? तो ट्रेवलर्स होते थे, पैदल चले जाते थे। मेरे को मेरी मम्मी के पास जाना है, वो दूसरी सिटी में है, तो आई विल वॉक, क्योंकि पहले तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे ना। राइट, ऐसा नहीं था कि हर कोई बैलगाड़ी अफोर्ड कर सकता है। दे यूज्ड टू ट्रेवल ऑन फुट। मर्चेंट्स होते थे जिनके पूरे कारवां जाते थे बुलक कार्ड्स में, पैक एनिमल्स में। सी फेयरर्स होते थे, राइट। सक्सेसफुल मर्चेंट्स डेजिग्नेटेड एज मसातवन इन तमिल एंड सेठीज एंड सातवाहास इन प्राकृत कुड बिकम enormously rich। कुछ समझ में आया? खुशी समझ में आया? यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि भाई सक्सेसफुल मर्चेंट्स बता रखे हैं, व्यापारी। अब हमें याद रखना है कि उन व्यापारियों को तमिल में क्या बोलते थे और प्राकृत में क्या बोलते। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस ट्रेड का यूज करके जो मर्चेंट्स थे वो बहुत अमीर हो गए। तो उन मर्चेंट्स को मसातवन जो है वो तमिल में बोलते थे, और प्राकृत में उसको सेठी या सतवाहास बोलते थे। सेठी से ही सेठ आया। सेठ, वन हु इज रिच, हु इज हैविंग रिसोर्सेस। वाइड रेंज ऑफ गुड्स, क्या क्या लेके जाते थे? तो कॉमन सेंस है, जो भी उस टाइम पे होगा सब लेकर जाएंगे। समुद्र के आसपास के जो एरिया है वहां से नमक जाएगा, गैंगेटिक बेसिन के एरिया है वहां से अनाज जाएगा, मथुरा जैसी जगह है वहां से कपड़ा जाएगा। राइट, तो दे यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट एवरीथिंग। और इस जमाने में देयर वर नो फ्रिज, राइट। और यूरोपियन लोग जो है वो, उनका खाना क्या था? मीट। कैसे प्रिजर्व रखेंगे? दे स्टार्टेड यूजिंग इंडियन स्पाइसेस टू प्रिजर्व देयर फूड। ठीक है, ऐसे काली मिर्च में ऐसे वो मैरिनेट करके रख देते हैं। अचार क्या है? प्रिजर्व मैंगो, है ना। तो वो स्पाइसेस का यूज करने लग गए थे अपना खाना प्रिजर्व करने, और उससे टेस्ट भी बढ़ रहा था, फ्लेवर भी बढ़ रहा था। तो इंडियन स्पाइसेस जो हैं वो हाईली वैल्यूड हो गए, राइट। और इतने वैल्यूड हो गए थे कि ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहने लग गए थे। वो सोना देके जाते हैं और बदले में ब्लैक पेपर खरीद के लेके, क्योंकि ये जो स्पाइसेस हैं ये ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं, ये ठंडी में नहीं होती है। और उन लोगों को अपना खाना प्रिजर्व करना था, लंबे टाइम तक रखना था बचा के, राइट। तो वो इन स्पाइसेस की डिमांड जो है ऑटोमेटिकली वो वहां पे बढ़ गई, राइट। टेक्सटाइल्स जाने लग गए थे। ये तो हम ब्रिटिशर्स के जमाने तक देखेंगे ना कि इंडिगो जो है, इंडिगो डाई, इट वाज वेरी चेरिश्ड, बहुत लग्जरी होती थी वो। जब तक जर्मन कंपनीज नहीं आई वो लग्जरी होती थी। कॉइन्स एंड किंग, तो ट्रेड कैसे फैसिलिटेट हुआ? ऑब्वियसली कॉइन्स से। अभी सोचो ना, इमेजिन करो मुझे पढ़ाना है, तुम्हें पढ़ना है, राइट। अब मैं बोलूं कि मुझे ड्रेस चाहिए, मेरे को फोन चाहिए, मेरे को गाड़ी का पेट्रोल चाहिए, तुम्हें पढ़ना है तो तुम ये लेकर आना। बट तुम्हारे पास ये चीजें नहीं है, तुम्हारे पास तो टोमेटोज हैं और तुम्हारे पास शूज हैं, तो मैं कह दूंगी नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ। तो ये जो ट्रेड है, ये जो इकोनॉमिक अरेंजमेंट है, फेल हो गया। भाई जब हम बार्टर सिस्टम यूज करते थे, चीज के बदले चीज देते थे, तो बहुत बड़ा इशू था। क्या था? क्या ढूंढना था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तुम्हें वो चाहिए जो मेरे पास है और मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है। ये ढूंढना बहुत मुश्किल था। मुझे गेहूं चाहिए और मेरे पास टमाटर, मुझे ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो टमाटर ले ले और गेहूं दे दे, है ना। तो ट्रेड जो है वो कम था। और जैसे ही सिक्के आते हैं, करेंसी आती है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझे वो सिक्के दोगे जो मुझे चाहिए, मैं मार्केट जाके खरीद लूंगी, राइट। तो कॉइन्स के आने से जो ट्रेड है वो बहुत बढ़ा। कॉइन्स कैसे थे? तो ऐसे ठप्पे लगे होते थे उनपे, एल्स तो कोई भी टुकड़े बना लेगा मेटल के, ये भी सिक्के हैं। तो पंच मार्क कॉइन्स होते थे जो सिल्वर और कॉपर के बने हैं, वो मतलब बड़े एक्सटेंट पे ये प्रिंट हुए थे, राइट, मिंट किए गए थे, और ये बहुत जगह हमें मिले हैं। तुम्हें पता है हम ऐसा कैसे बोलते हैं कि इस सेंचुरी में आके जो ट्रेड है वो डिक्लाइन हो गया था? जब हमें सिक्के नहीं मिलते थे, है ना, एक्सकेवेशन में, तो वी एज्यूम कि ट्रेड जो है वो डिक्लाइन।
होर्ड्स ऑफ कॉइन्स मिल रहे हैं, हीप्स ऑफ कॉइन्स मिल रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि व्यापार जो है वो इस जमाने में बहुत फ्लोरिश हो रहा है। तो कॉइन्स मिले हैं, अब हमने क्या किया है, वी ट्राइड टू आइडेंटिफाई द सिंबल्स रूलिंग डायनेस्टी। जैसे मौर्यंस के कॉइन पे मोर का सिंबल होता था, हिल होती थी, राइजिंग सन होता था, है ना। तो हमने उनके टेक्स्ट पढ़े, उनका सिंबल देखा, और फिर हमने कहा कि अरे ये तो मौर्यंस के कॉइन है। फिर मैंने मटेरियल देखा, फिर मैंने बताया कि भाई इन्होंने तो सोने के सिक्के रिलीज किए थे, तो मैंने किताब में लिख दिया कि अब सब पढ़ लेंगे कि भाई ये लोग तो सोने के सिक्के करते थे। फिर मुझे कहीं पे पहली बार दिख गए आयरन के सिक्के, मैंने लिख दिया दे वर द फर्स्ट वन। इतना गरीब तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। पर फिर मैंने अंदाजा लगाया कि भाई आयरन के सिक्के हैं तो मतलब जनरल पब्लिक भी यूज करती है। सोने के सिक्के तो अमीर लोगों तक रेस्ट्रिक्टेड थे, लोहे के सिक्के हैं तो जनरल पब्लिक भी करेगी। तो ऐसे जो कॉइनेज है वो हमें हिस्ट्री समझने में मदद करती है। फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय इंडो-ग्रीक। बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि पहले सिक्के इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, सिक्के थे उससे पहले, पर राजा का नाम लिखा है, राजा की फोटो बनी है। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट पीपल टू इशू दीज कॉइन्स। याद रखने का क्या तरीका है, कोई भी सुंदर होता है ना तो उसको हम कह देते हैं तो ग्रीक गॉड के जैसा लग रहा है, जैसे ऋतिक रोशन। तो जो बहुत सुंदर होगा उसी को लगेगा ना कि मेरी फोटो तो हर जगह पहुंच जाए। भाई वही सोचेगा ना, ये भी फोटो खिंचवा लूं, ये भी खिंचवा लूं, यहाँ भी लगा दूं, वहां भी लगा दूं। दैट्स इट। इंडो ग्रीक्स ब्यूटीफुल थे, तो उन्होंने अपने जो फोटो है ना वो सिक्कों पे छपा दी। अब इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं इतना, तो ये आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जो गोल्ड कॉइन है वो कुशान ने इशू किए थे, वो वैसे ही थे वेट वगैरह में, रोमन राजा जो कॉइन्स इशू करते थे वो वैसे ही थे। ये पेरीप्लस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेलिंग अराउंड, और एरिथ्रियन जो है वो रेड सी का नाम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन ग्रीक टेक्स्ट द रेड सी वाज रेफर्ड टू इट, और रेड सी, पर्सियन गल्फ, ये तो आज भी न्यूज में है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इनको क्या कहते। पेरीप्लस का मतलब घूमना, सेलिंग अराउंड, बोट लेके घूमना। तो ये रोमन के राजाओं के जैसे थे, तो तुम्हें याद रखना है, मैं इजीली यहां से दो स्टेटमेंट बना सकती हूँ। फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय राइट कुशान ने, और किसके से थे, मैं रोमन की जगह ग्रीक कर दूंगी। भाई मैं ये स्टेटमेंट यहां से कॉपी पेस्ट करके, दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट with those issued by contemporary Roman emperor and Parthian rulers of Iran, और मैं वहां पे ग्रीक लिख दूंगी, रोमन। हो गई ना स्टेटमेंट का, राइट। तुम सोचोगे कि हाँ ग्रीक लोग थे, फोटो वाले सिक्के निकाले थे, तो पक्का कुशान भी वहीं से इंस्पायर्ड हुए, है ना। तो नहीं, उनके जो सिक्के थे वो रोमन और ईरानियन राजाओं से मिलते थे। जब गोल्ड कॉइन्स हमें बहुत सारे मिलते हैं तो हमें अंदाजा लग जाता है कि कोई महंगी चीज खरीदी या बेची गई होगी, तभी गोल्ड कॉइन्स का यूज किया होगा। जैसे जब आपको ज्यादा पैसे का सामान लेना होता है तो आप 2000 के ज्यादा डिनोमिनेशन के नोट देते हो, छोटा सामान लेना होता है तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देते हो। तो जब हमें ज्यादा सोने के सिक्के मिलते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि इनॉर्मस वैल्यू की ट्रांजैक्शन हुई होगी। Besides, hordes of Roman coins have been found, रोमन कॉइन भी यहाँ पे मिले हैं, तो ये दिखाता है कि रोमन जो है वो इंडिया से ट्रेड करते हुए, तभी तो उनके कॉइन्स यहाँ पे आए हैं, क्या ही मतलब था, राइट। तो it is obvious that network of trade were not confined within political boundaries. South India was not part of Roman Empire. That's it. रोमन कॉइन मिले, यू कैन नॉट से कि रोमन एम्पायर इंडिया में होगा, ऐसा नहीं था। They were not here, वो ट्रेड करते थे, साउथ इंडिया से तो बहुत ट्रेड करते थे। और जब चेरा चोला पांड्या पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि चेरा जो केरला में है, वहां पे तो रोमन लोगों ने अपने भगवान ऑगस्टस का टेम्पल भी बना दिया था। ठीक है, इनके इतने ट्रेड रिलेशंस थे, इतना आते जाते रहते थे रोमन लोग। न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, तुम्हें पता, कॉइन पे क्या पढ़ोगे, जो लिखा है, विजुअल एलिमेंट्स, स्क्रिप्ट्स, इमेजेस, मेटलॉजिकल एनालिसिस, किसका बना है ये सिक्का, यही पढ़ते हैं हम कॉइन्स में,
राइट, एंड कंटेक्स्ट इन विच दे वर फाउंड, कहाँ मिले हैं, कैसे मिले, राइट। जैसे मंदिर में मिल जाएं तो हम क्या सोचेंगे कि भाई पक्का चढ़ावा होगा, है ना। शॉप पे मिल जाए तो हम क्या सोचेंगे कि ट्रेड हो। Coins were also issued by tribal republic, जैसे योद्धा ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, योद्धा रिपब्लिक्स, फेमस फॉर कॉइन्स। ठीक है, बीरबल साहनी ने एक बुक लिखी है इंडिया के कॉइन हिस्ट्री पे, तो वहां पे भी ये योद्धे कॉइन का जिक्र करते हैं। ठीक है, और इनकी जो मिंट थी वो रोहतक में और भिवानी में होती थी। ठीक है, और वो बहुत एडवांस मिंट थी, वो एक बारी में 15 सिक्के तक निकाल देती थी। बीरबल साहनी ने उस मिंट, मिंट का मतलब होता है कॉइन छापना, सिक्के छापना, राइट। तो योद्धे ऑफ पंजाब एंड हरियाणा दे आर फेमस फॉर कॉइन्स। तो कौन सा ट्राइबल किंगडम है, कौन सा रीजनल किंगडम है दैट इज फेमस फॉर देयर कॉइन्स, तो योद्धे। इन पे लिखा होता था योद्धे से गणस्य करके, ऐसे एक मैसेज इनका लिखा होता था। Archaeologists have unearthed several thousand copper coins issued by योद्धे, बहुत ही सारे इन्होंने किए थे। तो कुछ गोल्ड कॉइन्स गुप्ता रूलर्स ने इशू किए हैं। पहले तो वो बहुत प्योर होते थे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन में वो यूज होते थे। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे गोल्ड कॉइन का यूज जो है वो खत्म हो जाता है, टेपर ऑफ। तो इसका क्या मतलब है, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी? तो हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आई थी, लेट 6th सेंचुरी में जो है रोमन एम्पायर कलेप्स हो गया। तो जो दूर के डिस्टेंस का जो ट्रेड था, जहां हम सोचते थे कि भाई 1000 तांबे के सिक्के ले जाने से अच्छा एक सोने का सिक्का ले जाओ, है ना, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कलेप्स हो गया था, इसीलिए सोने के सिक्के की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। कलेप्स ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन, और उससे क्या हुआ, अब ट्रेड ही खत्म हो गया तो हम गरीब हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे तो सोने का क्या करेंगे, राइट। तो हमारी जो प्रोस्पेरिटी है वो डिक्लाइन हो गई, जो बेनिफिट हमें हो रहा था वो डिक्लाइन। कुछ कहते हैं कि नए टाउन आ गए थे, तो यहाँ इस टाउन में सिक्के क्यों मिलेंगे, भाई मगध में हमेशा से मिले जा रहे थे, पाटलिपुत्र में 6th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गए। कॉमन सेंस है, 6th सेंचुरी में बोला है ना उसने, चाइनीज ट्रेवलर ने, कि पाटलिपुत्र तो रहा ही नहीं था, राइट। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, राइट। They also point out that though finds of coins of that time are fewer coins continue to be mentioned in inscription and text, right. तो वो ऐसे कहते हैं कि भाई ठीक है कॉइन कम हो गए, पर बार बार जिक्र तो आ ही रहा है ना कॉइन्स का, तो ऐसा नहीं है कि कॉइन्स खत्म हो गए, पक्का वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड खत्म हो गया, थोड़े से गरीब हो गए हम, और नए टाउन बन गए होंगे, इसीलिए जो है सिक्के कम हो गए, राइट। ये गुप्ता कॉइन है, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है। तो देखो ना, कहां समझ आ रही है, तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको समझा। इंस्क्रिप्शन को कैसे डेसिफर करते हैं, ये ऐसे साइंस होते हैं, देखो उसको कन्वर्ट करते हैं हम कि ये जो है ये क है, ये च है, ये ढ है, ये द, इसको डेसिफर करना बोल, समझ में आया, राइट। तो हाउ आर इंस्क्रिप्शन डेसिफर्ड, तो पहले हम ब्राह्मी की बात करते हैं। मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी। ब्राह्मी एक तरीका है लिखने का लैंग्वेज, और आज जो ये हम हिंदी वगैरह जब लिख रहे हैं ना, देवनागरी में लिख रहे हैं, और भी इंडियन लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट है, तो वो ब्राह्मी से ही आई। जो ये स्क्रिप्ट है यूज मोस्ट इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। मिल गया एक क्वेश्चन कि कौन सी स्क्रिप्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन में सबसे ज्यादा यूज हुई है, ब्राह्मी। फ्रॉम द लेट 18th century यूरोपियन स्कॉलर्स एडेड बाय इंडियन पंडित वर्क बैकवर्ड। आज की भाषा को देखा, उसके लेटर्स को देखा, फिर 10 साल पुराने को देखा, फिर और 10 साल पुराने को देखा, अल्टीमेटली वो यहां पहुंच गए जब ढ को ऐसे लिखा जाता था। समझ गए भाई, तुमने गंदी गंदी राइटिंग में कुछ लिखा है तो मैं क्या करूंगी, पेज पलटूंगी कि ये ऐसा ऐसा डॉट लगा रखी है, इसने क्या लिखा है, कहीं मुझे दिख गया अरे ये तो ए लिखता है ऐसे, समझ में आया। तो ऐसे ही उन्होंने किया, दे वर्कड बैकवर्ड, आज की स्क्रिप्ट देख के पीछे 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 जाते गए, अल्टीमेटली दे फाउंड देयर ओरिजिनल फॉर्म। र को ऐसे लिखते थे, फिर ये र थोड़ा टेढ़ा हुआ, फिर और टेढ़ा हुआ, फिर वो ऊपर से कर्व्ड हो गया और वो नीचे से ऐसे स्टिका, राइट।
तो ऐसा करके उन्होंने उसको डेसिफर किया। स्कॉलर जिन्होंने अर्ली इंस्क्रिप्शन पढ़ी है कई बार ऐसा सोचते थे कि ये संस्कृत में है, बट अर्ली इंस्क्रिप्शन प्राकृत में होती थी, तुम्हारे काम का कुछ नहीं है उसमें। बहुत 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 मेहनत करके जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में अशोका की इंस्क्रिप्शन को पढ़ा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, और इससे ज्यादा इसकी कोई रेलेवेंस, ठीक है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्राह्मी कैसे डेसिफर हुई। तो अब जब कोई जेम्स प्रिंसेप बोलेगा तो तुम्हारे दिमाग में ये डिस्कशन आनी चाहिए कि दे मूव्ड बैकवर्ड। आज कैसे लिखते हैं उससे फिर वो देखे कि अच्छा 20 साल तक 30 साल तक कोई चेंज नहीं है, ओ 100 साल पहले तो ऐसे लिखा है, ठीक है। तो फिर वो अल्टीमेटली वो वहां तक पहुंच गए। खारोष्टी को कैसे पढ़ा? तो स्क्रिप्ट खारोष्टी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में स्क्रिप्ट थी हमारी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कॉइन्स देखे इंडो ग्रीक किंग्स के जो यहाँ पे रूल करते थे। तो उन कॉइन्स में राजाओं के नाम लिखे थे ग्रीक एंड खारोष्टी स्क्रिप्ट में। यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मर कंपेयर द लेटर। फॉर इंस्टेंस फॉर ए could be found in both script for writing names such as Apollodotus। मतलब कुछ नहीं है, इतना याद रखना है। ब्राह्मी को हमने समझा आज के टेक्स्ट से पीछे 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 जा, और ग्रीक और एरेमिक को हमने समझा इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्के देखकर, ठीक है। खारोष्टी को हमने समझा इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्के। खारोष्टी स्क्रिप्ट से हमने वहां से देखा कि अच्छा ये ऐसा लिख रहे हैं, ये ऐसा लिख रहे हैं, तो हमें समझ में आया। हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। अब कैसे काम करते हैं ये हिस्टोरियन, राइट। नोट दैट द नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में अशोका तो लिखा ही नहीं था, हमें तो अशोका पता है, राइट। आगे चलते हैं, उसकी बजाय क्या लिखा है, देवनम पिया, बिलव्ड ऑफ गॉड, पियादसी प्लेजेंट टू बीहोल्ड, राइट। तो हमने फिर देखा कि कुछ ऐसी इंस्क्रिप्शन है जहां पे अशोका भी लिखा है और ये भी। अशोका के बारे में बात कर रही हूं और फिर आगे पियादसी लिख दिया, फिर देवनम प्रिया लिख दिया। आई रियलाइज कि अच्छा वो तो मेरी ही बात कर रहे। भाई आपका नाम है, यहाँ कुछ और है, घर पे कुछ और है, मुझे नहीं पता वो क्या नाम है, मुझे यहाँ का नाम पता है। पर आपकी मम्मी का मेरे पास मैसेज आता है, वो मुझे आपका नाम नहीं बताती, से बोलते हैं रिशॉन की मम्मी बोल रही हूँ मैं। फिर आगे जाके वो बीच में बात में रिशॉन का निकनेम लिख देते हैं, मुझे पता लग जाएगा ना कि उसका है ना। तो ऐसे ही हमने इंस्क्रिप्शन में पढ़ा तो हर जगह यही लिखा था, बट कुछ इंस्क्रिप्शंस में अशोका लिखा। वहां से वी रियलाइज कि अशोका का ही नाम। हमने मैच किया सारी चीजें और फिर हमें समझ में आया कि अरे यार स्टाइल वगैरह सब सेम है, एक ही राजा ने लिखी है, राइट। You may have also noticed that Ashoka claims that earlier rulers had no arrangements to receive report. Political history देखते हैं, मतलब कुछ नहीं है। बेसिकली आपने जो अपनी नॉलेज एक्वायर की है ना टेक्स्ट के थ्रू, मौर्यन हिस्ट्री की, आर्कियोलॉजिकल फाइंड के थ्रू और चीजों से, तो उसको ध्यान में रखे और इंस्क्रिप्शन को पढ़ने की ट्राई की और आपको समझ में आ गया कि उसमें क्या। ये चीजें जो है ये हमारे एमसीक्यू वर्दी नहीं, और अगर आपको मेंस भी लिखना है तो उसमें भी इट्स हाईली अनलाइकली कि यहां से क्वेश्चन। यहां पे लिखा है अ कॉइन ऑफ इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर। मिनेंडर कोई इंडो ग्रीक राजा हुए, उनका एक और नाम था मिलिंद, और उनपे किताब लिखी है मिलिंद पन्हो ऑन हिज डायलॉग विद बुद्धिस्ट सेंट नागसेन। बुद्धिस्ट एक साधु होते थे नागसेन, उससे मिएंडर ने बात की थी, तो उसके ऊपर एक किताब है मिलिंद पन्हो। तो ऐसे ऐसे एसएच करके वो है उन्होंने समझा, ठीक है। तो आई एम इग्नोरिंग इट, इसमें से मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे काम कि वो कैसे डिसिफर किया, राइट। तो अब एंग्विश ऑफ द किंग ये देख लो। ये एंग्विश ऑफ द किंग जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अशोकास फीलिंग्स व्हेन ही कॉन्क्यूर्ड कलिंग, ठीक है। भाई वो इतना तंग हो गए थे इतना मार काट देख के, कलिंग को ना उनके पापा कॉन्क्यूर कर पाए थे ना उनके दादा कर पाए, राइट। तो अशोका ने उसको कॉन्क्यूर किया था और उसके बाद वो बहुत तंग हो गए थे, तो उसी चीज को इन्होंने एंग्विश ऑफ किंग के नाम से दिखा रखा। ओके चलो
लिमिटेशन क्या है इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की, दिस कैन बी इम्पोर्टेंट, राइट। हमें पता होना चाहिए इंस्क्रिप्शंस पढ़ पढ़ के तो पूरी हिस्ट्री बना दी है, इसका क्या फ्लॉ। सबसे बड़ा फ्लॉ तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि दीज वर रिटन ऑन ऑर्डर्स ऑफ किंग। तो राजा की तो अच्छी अच्छी बातें करें, ठीक है, वो अभी वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है कि राजा को गाली देके आ जाओ और वो कुछ नहीं बोलेगा, राइट। तो अब क्या है कि लिमिट से एपिग्राफी जो है वो सारी चीजें हमें नहीं बताती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, उसमें वो सब ऐसा ब्लर दिख रहा था। मैंने कहा ये अशोका की इंस्क्रिप्शन है, कैसे पढ़ी जाएगी, है ना। तो कुछ लेटर्स हैं वो इतनी फेंट है कि इट्स वेरी टफ टू रिकॉन्स्ट्रक्ट। हमें नहीं समझ में आ रहा, टाइम बीतने के साथ वो इतने क्या कहते हैं रफ हो गए। फिर हमें एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता, तुम कितना भी अंदाजे लगा लो तुम मिस कर जाओगे, राइट। तो ये भी एक इशू है, राइट। फिर आता है कई बार क्या होता है कि जहां पे इंस्क्रिप्शन मिली है ना वो उस जगह की नहीं। इससे पहले जो एंग्विश ऑफ किंग था, तो उसमें बता रहे हैं कि वो इंस्क्रिप्शन उड़ीसा में मिली ही नहीं, कलिंग इज इन उड़ीसा। तो कई बार जब ऐसा होता है कि जहां की इंस्क्रिप्शन है वहां पे मिलती नहीं है, तो हमें अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि वो किसकी बात कर रहे हैं। अब सोचो ना, सी कोस्ट पे मिली है एंड इट इज टॉकिंग अबाउट माउंटेन्स, ऐसे टर्म यूज कर रही है माउंटेन की, मुझे पता नहीं लगा, तो मुझे क्या लग रहा है कि तो समुद्र की बात कर रही है। ओके, ऑल्दो सेवरल थाउजेंड इंस्क्रिप्शंस हैव बीन डिस्कवर्ड, सभी डेसिफर नहीं हुई हैं, सभी पब्लिश नहीं हुई हैं, सभी ट्रांसलेट नहीं हुई हैं। बहुत सारी तो ऐसी इंस्क्रिप्शंस हैं जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, वो बची ही नहीं है। जो अभी मिला है, जो हम समझ पाए, इट इज अ फ्रैक्शन, बहुत थोड़ा है। आपकी एक डायरी पढ़ के मैं आपके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकती, और ऐसे डायरी जिसके कुछ पेजेस मिसिंग हैं और कुछ पेजेस है वो मुझे समझ में ही नहीं आए, राइट। तो मैं नहीं बता सकती कि आप एक कैसे पर्सन, राइट। एक और प्रॉब्लम है, नॉट एवरीथिंग दैट वी मे कंसिडर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट वाज नेसेसरीली रिकॉर्डिंग इन इंस्क्रिप्शन। अब जरूरी तो नहीं है ना कि आप हर बात उसमें रिकॉर्ड करोगे, कुछ चीजें ऐसे कॉमन भी चलती रहती है ना, कुछ चीजों के लिए हमें आपको बताना नहीं पड़ता ना कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो नेचुरली आप करते रहते हो। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी ना पॉलिटिकली इकोनॉमिकली की जो नेचुरली चलती जा रही हैं, जो बताने की जरूरत नहीं है, जो लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो चीजें हमने मिस कर, जैसे रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जैसे मुझे आपको बार बार ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो, सांस ले लो सांस ले लो, नहीं ना। तो रूटीन की जो चीजें होती हैं वी डोंट हैव टू राइट देम डाउन। आप घर गए हैं, आपकी मम्मी का मैसेज आया, तो मेन मेन चीजें आपको बताएंगी कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ, तुम ये कर लेना। शी वोंट टेल यू कि तुम पानी पीते रहना, राइट, एज लॉन्ग एज वो बहुत नेसेसरी है। तो सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रखी है, यूजुअल कॉमन जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर रखी, यूनिक इवेंट रिकॉर्ड करो। तो अब हो सकता है जो उस जमाने की कॉमन चीज हो वो आज ना होती हो, तो कर दी ना हमने मिस, तो ये फ्लॉ है। ओके, beside the content of inscription almost invariably project the perspective of person who commissioned them। मुझे क्या लग रहा है कि भाई तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे से जीके पढ़ते हो, मैंने इंस्क्रिप्शन लिख दी कि इस जमाने के बच्चे जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट, बट क्वांट वाले सर को लगा कि नहीं तुम तो नहीं पढ़ते, राइट। तो उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिख दी कि भाई बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं। अब मेरा पेज गुम हो गया और सरिता मैम आती हैं और वो देखती हैं कि भाई बच्चों का तो पढ़ाई में ध्यान नहीं, गई ना पार्शियल, है ना। तो मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, दूसरे का पर्सपेक्टिव अलग है, जिसने लिखवाई है उसका भी अलग है, राइट। तो ट्रू पिक्चर हमें नहीं बताती है, इसीलिए एपिग्राफी अलोन डज नॉट प्रोवाइड अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, राइट। हमें बार बार क्वेश्चन करते रहना पड़ता है, हमें उसको टेक्स्ट से कंपेयर करना पड़ता है, हमें दूसरी आर्कियोलॉजिकल फाइंड से उसको कंपेयर करना पड़ता है, राइट। अब क्या है कि हम थोड़ा सा और मार्जिनलाइज ग्रुप्स पे भी ध्यान दे रहे हैं। पहले तो हम इग्नोर कर देते थे, कौन गांव के लोग, कौन ट्राइबल्स, राजाओं के बारे में पढ़ना, इनसे क्या पढ़ेंगे। तो अभी जो है एक चेंज आया है, होलिस्टिक व्यू बनाने की ट्राई, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है कर्नाटका की, हमारे काम की नहीं। ये एक टाइमलाइन है जो हम वैसे भी पढ़ेंगे,
ठीक है, ये आपको वैसे भी हिस्ट्री में पढ़ना है, बट स्टिल आप इसको देखेंगे, आप लोग आजकल एंशिएंट पढ़ रहे हैं तो यू रीड इट, जिसकी भी एंशिएंट की क्लास लग रही है आप इसे पढ़ें, और जिसकी नहीं लग रही है वो इसको वैसे पढ़े टू मेक अ टाइमलाइन इन देयर माइंड। ठीक है, आपको हमेशा पता होना चाहिए अलेक्जेंडर ने इन्वेड कब किया। ये जो डेट्स यहाँ पे दी हैं ऑल ऑफ देम आर इंपोर्टेंट, तो आप इसे पढ़ेंगे, आप इसे याद, इट समराइजेस योर एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से। यू कैन नॉट से मैं कितनी डेट याद है। ठीक है, 600 से 500 बीसी क्या हुआ था? पेडी ट्रांसप्लांटेशन, अर्बनाइजेशन, महाजनपद, पंचमार्क कॉइन्स। 500 से 400 बीसी मगध स्ट्रॉन्ग बना। 327 से 325 अलेक्जेंडर आता है, राइट। 321 चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी फाउंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट साल है, तुम्हें याद करना। 372 या 368 वी आर नॉट श्योर, पर अशोका का जमाना शुरू होता है और वो 231 बीसी तक चलता है। 185 बीसीई में मौर्यन एम्पायर जो है वो खत्म हो जाता है, इंपोर्टेंट टाइम। 200 से 100 बीसीई इंडो ग्रीक आ जाते हैं, चोला चेरा पांड्या आ जाते हैं और सातवाहन आते हैं, हमें पता होना चाहिए, राइट। 100 से 200 बीसी साका लोग आते हैं, रोमन ट्रेड, गोल्ड कॉइन आते हैं। 78 एडी साका एरा, कनिष्क जो है वो साका लोगों को हरा के और राजा बनते हैं और उसको साका एरा बोलते हैं। साका कैलेंडर हमारी गवर्नमेंट आज भी फॉलो करती है। जो भी अब साल चल रहा है उसमें से 78 माइनस कर दो तो ये वो देसी वाला कैलेंडर बन जाएगा, वो चैत बैसाख जेठ अषाढ़ श्रावण भद्र वो वाला कैलेंडर, उसका साल बन जाएगा। और ये मंथ तुम्हें याद होने चाहिए, हिंदू मंथ जो है वो तुम्हें याद होने चाहिए। गुप्ता रूल कब शुरू होता है, समुद्रगुप्त कब आते हैं, चंद्रगुप्त कब आते हैं, चालुक्याज आते हैं, हर्षवर्धन, जुआनजैन, ह्यूनसन, तुम्हें याद रखना। ठीक है, अरब्स जो हैं वो सिंध को कॉन्क्यूर करते हैं। जैसे ही अरब सिंध को कॉन्क्यूर करते हैं, अरब्स है ना वो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, दे विल स्टार्ट ट्रेडिंग विद अस, वो हमारे यहाँ से जीरो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में लेके जाएंगे, राइट। तो ये तुम्हें याद करना है। और मेजर एडवांसेस इन एपिग्राफी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बनी थी? एपिग्राफी से क्यों रिलेट किया है? ये सोसाइटी बनी ही इसलिए थी कि पुराने इंडियन टेक्स्ट को पढ़ेगी, राइट। कॉलिन मैकेंजी ने इंस्क्रिप्शंस पढ़ा, डेसिफर, ये जेम्स प्रिंसेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम पब्लिशेस अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। अशोकन इंस्क्रिप्शन पे जेम्स प्रिंसेप बहुत पुराना हो गया। बहुत सारी अशोकन इंस्क्रिप्शंस को किसने पब्लिश किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। एपिग्राफिया कार्नेटिका साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस का एक कंपाइलेशन था, तुम्हें पता होना चाहिए। एपिग्राफिया इंडिका इंडियन इंस्क्रिप्शन का कंपाइलेशन, ठीक है। और ये बुक डीसी सिरकती एनसीईआरटी में दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसी और बुक में दिया होता तो हम इसको नहीं। अब आते हैं क्वेश्चंस, तो ये इसके क्वेश्चंस आप चैप्टर पढ़ेंगे जाके, फिर हम ये क्वेश्चंस आके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक, मिलते हैं फॉर हिस्ट्री।